आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेजबान सहरिश जुहेब और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। और सहरिश को हम फिर से वेलकम करते हैं क्योंकि कल का दिन सहरिश की तबीयत नासाज थी, जिस पे आप लोगों से हमने कहा भी था कि उनके लिए नेक ख्वाहिशात और दुआ कीजिए। और देखिए आज और शाश बशाश हमारे साथ मौजूद हैं। और आज एक चीज़ बड़ी अहम है और वो है कि इस वक्त जब हम सेट पर जाएंगे थोड़ा सा आपको तब्दील नज़र आएगा। उसकी भी वजह एक और बात बहुत खास है, वो ये है कि बच्चों के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां हो गई हैं और सड़कें हो गई हैं कुछ खाली खाली, तो एक इत्मीनान सुकून से हम दफ्तर पहुंच रहे हैं। वरना आप कौन सी जगह से है ना, हमारे स्कूलों में तो कोई छुट्टियां होती नहीं। आज तो मैं तरफ तो मुझे लग रहा है मेरे बच्चों को भी हो गई। बस फिर देख लीजिए ना, आधा पाकिस्तान अलग है, आधा पाकिस्तान इधर है। तो आज की अच्छी बात से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सहरिश, वैसे अच्छी बात जो है वो उसका बड़ा असर है बिल्कुल। और वो हमारी कोशिश होती है मुदस्सिर कि हम आवाम को मोटिवेट करें। तो आज का जो कोट ऑफ द डे वो भी कुछ इसी तरह से है। और कहा यह जाता है कि नाकामी का मुंह अक्सर उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के हुसूल के लिए अल्लाह के दिए हुए उसूलों को तोड़ देते हैं। बिल्कुल, और जब उसूल तोड़ते हैं तो फिर हालत वही होती है। इसमें यह कहा जाता है कि एक होती है कुदरत और एक होती है फितरत। तो जो कुदरत है ना वो आपको माफ़ कर सकती है अगर आपने कुछ किया है। अगर आप नेचर के साथ यानी फितरत के साथ किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ करते हैं तो फितरत का एक उसूल है, उस उसूल का असर हमें भुगतना पड़ता है। उसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमने दरख्त काटे, हमने शहरों के इर्द गिर्द हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाए, ग्रीन फील्ड ख़त्म किया और उसके बाद इस वक्त मौसमियाती तब्दीली है, इस वक्त स्मॉग का राज है, लोगों के लिए परेशानियाँ हैं। ये नेचर का रिएक्शन है कि सैलाब भी आ रहे हैं, मौसम बदल रहा है, सर्दी लंबी हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो ये नेचर है। तो नेचर के उसूलों से जब भी हम लड़ेंगे उसका नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। अब हमें शामिल करनी है बड़ी खबर। जिसका डर था वही हुआ। पर्थ की ड्रॉप इन पिच फ्लैट निकली। ऑस्ट्रेलिया का रिवायती अंदाज में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। कैंगरूज ने इस ग्राउंड पर हमेशा पहले बैटिंग की और अब तक कोई मैच नहीं हारे। वार्नर का उस्मान ख्वाजा की बैटिंग बता रही है, तारीख दोहराई जा रही है। मौसम की अंगड़ाई कराची में आखिरकार ठंड ले आई। सर्द हवाओं का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान और केपी में दर्जा हरारत मजीद गिरने वाला है। पंजाब वाले स्मॉग से निमट रहे हैं। 600 दिन 74 से जायद ममालिक और मोटरसाइकिल पर तवील तरीन सफर का टास्क। मुस्तफ़ा अली ने नामुमकिन को मुमकिन करने की ठान ली है जनाब। माजूरी को मजबूरी के बजाय हिम्मत को हथियार बनाने वाले मुस्तफ़ा अली आज हमारे साथ होंगे और आपकी मुलाकात होगी। और पंजाब पुलिस में नई तारीख रकम, पहली बार खातून अफसर सीटीओ लाहौर तैनात। दीगर खवातीन के लिए मिसाल अम्मारा अतर इस तब्दीली को मिसाली कैसे बनाएंगे, जाने के आज के प्रोग्राम में। ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन जनाब इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर इनकी तफसील में जाएं, एक बहुत अहम अनाउंसमेंट है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। और वो अनाउंसमेंट कुछ इस तरह से कि कराची में आज से जनूबी एशिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर एक्सपो होने जा रही है, जहां पर चीन, ईरान, तुर्की और दीगर ममालिक के 500 से ज़ायद ब्रांड्स हैं जो कि नुमाइश के लिए पेश किए जाने वाले हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ सेहत बनाने, फिट नजर आने और खूबसूरत बन जाने के टिप्स के साथ साथ ढेरों प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा बोल न्यूज़ के मारूफ एंकर से मिलने का मौका भी है, क्योंकि बोल न्यूज़ इस इवेंट का मीडिया पार्टनर जो है, तो ये चांस आपने मिस नहीं करना। मुलाकात भी होगी, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो एक्सपो सेंटर लाजमी पहुंचिए। ये नुमाइश आज से 17 दिसंबर तक जारी रहेगी, यानी कि 17 दिसंबर तक आपने आना है। तो ये थी वो अहम अनाउंसमेंट। 4 दिन की ये नुमाइश है, एग्जीबिशन। और इसमें सहरिश, पहले दिन तो आप भी हैं, मैं भी करते हैं सहरिश। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप आइए। और बोल का स्टॉल होगा और बहुत कुछ है इस एग्जीबिशन में। आप जरूर पहुंचिए और अच्छा और जबरदस्त किस्म का मजा आने वाला है। बिल्कुल। अब हम आते हैं ट्रेंड्स की तरफ। तो ट्रेंड्स जो हैं वो अनडाउटेडली आपको पता है, क्रिकेट चल रही हो तो ये हो ही नहीं सकता
कि उस पर बात ना हो रही हो, वो भी स्पेशली एक्स पर लोग ख्यालात का इजहार ना करें, तो पाकिस्तान में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड में शामिल है। पर्थ का मैदान, आज शाहीनों का इम्तिहान जारी है। पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। पर्थ टेस्ट में ऑलराउंडर आमिर जमाल और खुरम शहजाद का डेब्यू का मौका दिया गया, जबकि बाबर आजम के टेस्ट मैचेस की निस्फ सेंचुरी होगी। ट्रेंड में सारिफीन कौमी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। वैसे वायदे में मुदस्सिर, आप कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि शान मसूद का भी आपको पता है टेस्ट और ज़्यादा टेस्ट और आसान टेस्ट नहीं है उनके लिए। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ पाकिस्तान के इस टेस्ट के हवाले से, क्योंकि एक तो पर्थ है, कल लग रहा था कि बहुत ग्रासी पिच है और यहाँ नज़र नहीं आनी है बॉल, लेकिन आज जैसे खेला जा रहा है पिच बड़ी फ्लैट सी नज़र आ रही है और उस्मान ख्वाजा बड़ी फॉर्म में है, वार्नर बड़ी फॉर्म में है और अब वो सिर्फ टेस्ट के हद तक महदूद हो गए हैं। मेरा ख्याल है हाई स्कोरिंग मैच होगा और आखिरी दिन जब पिच चौथी इनिंग में आएगी तो पाकिस्तान के लिए उस वक्त खासी मुश्किलात हो जाएंगी। तो अच्छा, बॉलिंग अटैक पे भी काफी लोग ना कर रहे हैं बात कि वो इतना अच्छा नहीं है, बैटिंग चलो फिर भी बेहतर एक्सपीरियंस लोग हैं। एनी हाउ देखते हैं क्या होता है। अच्छा, मैं इससे ज्यादा जिस इवेंट के लिए एक्साइटेड हूँ ना वो है #PSL9 ड्राफ्ट। जल्दी खत्म हो जाता है ना, जल्दी खत्म हो जाता है और एक तो अपना ब्रांड है भाई, हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे ब्रांड में खेलने के लिए दुनिया भर से क्रिकेटर्स आते हैं और इसमें शामिल होते हैं। और वो एक वक्त था जब कहा जाता था जी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के दरवाजे दुनिया में बंद कर दिए गए हैं, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि लोग आते नहीं है, क्रिकेटर्स इंटरनेशनल आते नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हमारा नवा एडमिशन है, तो देखने वालों देखो हम लोगों के पास ना एक है जादू की छड़ी जो कि लोगों को अपना वो कहते हैं ना कि कायल कर लेती है। तो बिल्कुल, और अब जो प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग है वो भी मुकम्मल हो गई है। तमाम चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, ज़का अशरफ, क्रिकेटर्स और कोचेस समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इवेंट में शरीक तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने मुख्तलिफ कैटेगरीज के खिलाड़ियों का इंतखाब किया और अपने 18 रुकनी स्क्वाड मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। ट्रेंड में अब तक 30,000 से जायद सार्फिन अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। तो दोनों ट्रेंड्स आज फिर क्रिकेट पे ही हैं। बिल्कुल हाँ, क्रिकेट में ही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुनून है और आगे चलकर ना कुछ सियासी हमें भी ट्रेंड्स नजर की वजह ये है कि अब इलेक्शंस भी बिल्कुल अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं। दिसंबर का मिड हो गया है और तकरीबन 1.5 महीना ही मुश्किल से बाकी है। तो कुछ सियासी इनिंग्स की बात करते हैं। सियासी मैदान से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अहम और दो टोक बयान है, लेकिन इससे पहले कि हम इस बड़ी खबर को आपके साथ शेयर करें, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। और इस अहम केस की समाअत जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और इस पर मुश्तमिल ये तकरीबन 6 रुकनी बेंच है जिन्होंने इस पर बात की है। तो मुदस्सिर बड़ी हैपनिंग थी। बिल्कुल, ये खासा एक मामला था और इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस वक्त मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि फ़ैसला जब अदालतें मौजूद हैं तो फ़ौजी अदालतों की क्यों ज़रूरत है, और फ़ौजी अदालतें ही बग़ैर आइन के तो नहीं बनी हैं। तो एक तरफ ये राय है, दूसरी तरफ ये राय है। तो बहरहाल इस राय का अब जो फ़ैसला हतमी था वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात करते हैं तो कल एक बार फिर ऐसे बयान दिए जो सियासी हलचल का बायस बन सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि वो इंतकाम नहीं लेना चाहते, मगर फिर भी एहतसाब तो बनता है। लीगी कायद का कहना था कि उन्होंने किसी ताकतवर के खिलाफ साजिश नहीं की और आज भी उन्हें इंतकाम से कोई गरज नहीं, लेकिन कौम के खिलाफ जिसने ये सब किया उनका हिसाब होना चाहिए, क्योंकि हिसाब न लिया गया तो मुल्क के साथ ये वाला खेल बंद नहीं होगा। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे क्या बताइएगा शौकत साहब, अभी जिस बयानिया की हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली मियाँ साहब का बयानिया, आपको याद होगा जब ये लंदन में थे तो इन्होंने एक बयानिया दिया जिस पर काफ़ी शोर हुआ। उसके बाद जब 21 अक्टूबर को ये वापस आए तो इन्होंने टोटली चेंज एक राह अपनाई और कुछ नज़र आया कि नहीं ये चाह रहे उस तरफ जाना। और अब फिर जब ये बात कर रहे हैं तो फिर कुछ इस किस्म का बयानिया कह तो रहे हैं कि जी एहतसाब नहीं, लेकिन हिसाब तो बनता है। यानी कि दिल में गिले हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही कि करना क्या है या फिर बयानिया बनाना क्या है। आपको क्या लग रहा है? जी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू वेरी मच। देखें, गिले तो सिर्फ गिले नहीं है, बहुत कुछ है अंदर उनके। अब वो सिर्फ
217 की बात नहीं कर रहे, 2017 की बात नहीं कर रहे कि 2017 में उनको निकाला गया था। वो तो आप पूछ रहे हैं कि 93 का भी बताएं कि क्यों निकाला गया था। फिर वो 99 का भी पूछ रहे हैं, 12 अक्टूबर 99 को जब उन्हें डिपोज किया गया, और वो इससे भी बढ़ के आगे बात कर रहे हैं कि हमने चूंकि कारगिल की जंग बंद करने कहा तो हमें निकाल दिया गया, लिहाजा जो अंदर है उनके उसको तो मिटाया नहीं जा सकता। 93 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हुकूमत को, इसाक खान ने बर्तरफ किया था 58 में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया, फिर इसाक खान और नवाज शरीफ दोनों को जाना पड़ा। तो वो उनकी जेहन में तो बड़ी वो यादें ताज़ा हैं, लेकिन अभी ये बात दुरुस्त है कि वो एक क्रॉसिंग पॉइंट पे हैं कि वो क्या कहें क्या ना कहें। लेकिन मैं नहीं समझता वो जो लंदन में जो बात करके आए थे उस पर गामजान है, लेकिन वो अपना एक मेमोरी को सामने रखना चाह रहे हैं लोगों के। अभी देखें ना 2017 में जो कुछ हुआ आपके सामने, 99 आपको याद नहीं होगा, 93 तो बिल्कुल ही आपको इल्म ही नहीं होगा क्या हुआ होगा, लेकिन 2017 में जिस तेजी के साथ उनकी हुकूमत गिराई गई, उन पे केस बनाए गए, वो JIT बनाई गई, फिर उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज बिठा दिया गया और ऐसे फैसले हुए जिनके कोई एविडेंस नहीं थी, ताहयात नाअहली हो गई। अब वो तो बिल्कुल फ्रेश है सही, लेकिन सारी ज्यादती के बावजूद अब कहा यह जाए कि जी मियाँ साहब जो हैं वो तो उनका बयानिया बदल गया है, वो वोट को इधर देने से हट गए हैं। एक 2017 में उनकी पैडलिंग की गई और अब आकर अगर ये बात उनके ऊपर डाली जाए कि वो तो झुक गए हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं वो चिंगारी जो है वो हमें नजर आ जाती है कि उससे धुआं। पर अच्छा साहब, ये जो चिंगारी है, मैं बात करेंगे कि अगले आने वाले वक्त में जब वो हुकूमत में फॉर एग्जांपल आ जाते हैं, फर्ज करें, तो क्या होगा। साथ ही साथ मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि आपको थोड़ा हैंड फ्री अगर बेहतर कर, आपकी ऑडियो उस तरह से क्लियर हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंच रही है। पर अच्छा साहब, जब अगर फर्ज करते हैं वजीर आजम बन जाते हैं मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार, तो क्या ये जो एहतसाब की बात कर रहे हैं वो का होगा मामला, या वो चिंगारी इसी तरह से सिर्फ बयानात और बातों की हद तक रहेगी और चीज़ें वो भूल जाएंगे कि ठीक है आगे चलते हैं। आने वाले वक्त के हवाले से कोई क्या बात कर सकता है, लेकिन ये है कि जिनकी वो बात कर रहे हैं उनका मियाँ साहब का मिजाज होता है ना, आप खासे आपने भी इंटरव्यूज भी किए हैं करीबी ने, मियाँ साहब के मिजाज माजी में हमने देखा उन्होंने उस तरह से जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नहीं किया जो एक तस्वुर किया जा रहा था। तो क्या आगे चलकर भी मियाँ साहब कुछ ऐसा सोच सकते हैं? नहीं, देखे ना, एक तो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ उन्होंने आर्टिकल 6 बाकायदा लगाया, असेंबली में खड़े होके उन्होंने ऐलान किया, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई चली, और आपको जस्टिस वकार का फैसला भी याद होगा, खुसूसी अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज से बाद में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने अपने फैसले में लिखा था कि जी डी चौक पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लिहाजा वो आर्टिकल 6 वाली एपिसोड जो है वो अपनी जगह बरकरार है। उसके हवाले से फिर इधर अपील हुई उधर अपील हुई, लेकिन वो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। अब अगली बात जो मियाँ साहब के हवाले से है, देखें जितने भी मियाँ साहब के एडवाइजर्स हैं या उनके पार्टी के लोग हैं, उनके सीनियर रहनुमा हैं, इंक्लूडिंग एक यंगर ब्रदर मियाँ शहबाज शरीफ, वो किसी भी एहतसाब के खिलाफ है, वो तो किसी भी एहतसाब की बात नहीं करना चाह रहे। मियाँ साहब जो है, कराचा साहब देखिए, ये जो बात हो रही है ना, भले ये सरसरी सी हो रही है और कभी होती है कभी नहीं होती है, मियाँ साहब पता नहीं कोई चीज़ उन्हें रोक भी रही है, फिर वो कह भी जाते हैं। फिलहाल तो ये बयानियाँ मेरा नहीं ख्याल कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो अभी आए हैं तो जाहिर है जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं, इस वक्त अवाम को एक ठोस इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, आगे का रोड मैप बताया जाए, क्या होगा, चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। तो आपको लगता है कि वो नून लीग के पास है, या फिर कोई भी उनका रहनुमा इस हवाले से बात कर रहा है, बता रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। PTI फिक्स हो गई कि हमने सबको जेलों में डालना है, हमने सबका एहतसाब करना है। पीपल्स पार्टी अपना जो सोशल वेलफेयर एजेंडा है उसको लेके चलती है। आइन में अगर कहीं गड़बड़ हो या जो हमारे लीगल पर्सपेक्टिव है, पीपल्स पार्टी उस पर फोकस करती है। जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वो सिर्फ PMLN का है, और उसमें उनका एक रिकॉर्ड है आपके सामने, हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, बड़े बड़े मसलन लाहौर का अलामा इकबाल एयरपोर्ट है या इस्लामाबाद वाला न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट है,
ये सारे नून लीग ने बनाए, उनका तो एजेंडा ही डेवलपमेंट का है। हमारा एजेंडा महंगाई है पराचा साहब। अच्छा, अगर आपका इकोनॉमिक व्हील चलेगा, इकोनॉमी चलेगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगी। देखिए, महंगाई इज ऑलवेज अ रिलेटिव टर्म। अगर आपकी इनकम हायर है, आपकी आमदनी अच्छी है, रीजनेबल है, तो फिर महंगाई आपको महसूस नहीं होती। यहाँ तो दो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के आवाम के लिए। एक तो महंगाई, चीजें ऊपर चली गई, ऊपर से रोजगार के मौके नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की चीज कोई नहीं है, बिजनेस चल नहीं रहे, एक्सपोर्ट्स उस तरीके से बढ़ नहीं रही, डेवलपमेंट चलती है। मसलन बिल्कुल पराचा साहब, ये सारे इश्यूज हैं जिन पर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो भी हुकूमत में आए उसके पास इन तमाम मसाइल का पहले से हल मौजूद हो, जो कि आके बस इंप्लीमेंट करे और चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ मैच की। सहरिश, इस वक्त लंच टाइम हो गया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट पर्थ में शुरू हुआ और आज उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर वो क्रीज पर मौजूद हैं और अभी तक 117 रन पर 25 ओवर का खेल हुआ। लंच टाइमिंग हो गई। पाकिस्तान के बॉलर्स खातर खा कुछ काम नहीं दिखा पाए। खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल, आज उनका डेब्यू भी था और आज सूरत हाल ये है कि मैच में अगर जो पर्थ की जो पिच है वो बड़ी हटके है, तो इसी पर बात करने के लिए सोहेब अलवी साहब जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेरी नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो सुबह सुबह। तो मुझे ये बताइए पहले तो, क्या नाश्ता चल रहा है मैच एंजॉय करते हुए? जी वालेकुम सलाम, नाश्ता हो चुका है और आई थिंक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने भी अपना नाश्ता कर लिया है। बड़ा हजम कर लिया उन्होंने पहले सेशन। अच्छा सर, ये जो पिच है, पर्थ की पिचेस ऐसी, ऑस्ट्रेलिया की सारी पिचेस ऐसी नहीं होती। आज तो ये कोई फ्लैट पिच नज़र आ रही है, कोई एशियन स्टाइल की पिचेस हैं। ये जो ड्रॉप इन पिचेस का इन्होंने ये प्लान किया, ये बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों नज़र आ रही है? इससे तो बैटिंग और फ्लैट पिच की तरह नज़र आ रहा है। नहीं, देखिए, ड्रॉप इन पिचेस तो बहुत पुराना एक मेथड है ऑस्ट्रेलिया में, बिकॉज उनके जो स्टेडियम्स होते हैं वो मल्टीपर्पज होते हैं। वो फुटबॉल के लिए भी यूज होते हैं, कॉन्सर्ट्स के लिए भी यूज होते हैं, हॉकी के लिए भी यूज होते हैं, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल के लिए भी यूज होते हैं। तो इसलिए वो स्क्वायर को बिल्कुल इवन रखते हैं और जब क्रिकेट होता है तो आके स्क्वायर के बीच में ड्रॉप इन पिचेस कर देते हैं। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट। देखिए, बात ये है कि पिच इज लाइवली, आपके पास पेस नहीं है। आपके सारे जो बॉलर्स हैं वो 135 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो इस पिच को एक्सप्लॉइट नहीं कर सक रहे। अदरवाइज बाउंस है इस पिच में। और आपने बेसिकली जो पिच मैप भी दिखाया था ड्यूरिंग द मैच, उसमें साफ लग रहा था यू बीन बॉलिंग ऑल ओवर द पिच। आपने फुल लेंथ पे भी गेंदबाजी कराई है, आपने हार्ड लेंथ पे भी कराई है, आपने शॉर्ट ओवर लेंथ भी कराई है, फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, आउटसाइड द लेग स्टंप कराते रहे। कोई एक मेथड नहीं रहा है पाकिस्तानी गेंदबाजों का आज। अच्छा वैसे सोहेब साहब, मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब सिचुएशन ये है कि शान मसूद का भी ये पहला टेस्ट है, जाहिर है एज एन कैप्टन। और अगर बात की जाए बॉलिंग साइड की, तो हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं कि जिनका डेब्यू भी इस सीरीज में हो रहा है। तो ये शान मसूद के साथ ज्यादती हुई है या फिर ये सही टाइम था इस रिस्क लेने का, या फिर उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देने का? देखिए, आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं थी, क्योंकि आपके पास कप्तानी के ऑप्शन जो थे वो रिजवान थे, लेकिन सरफराज को आप एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खिलाना चाह रहे हैं टेस्ट मैचेस में। शाहीन शाह अफरीदी इज अगेन, आपने उनको वाइड बॉल क्रिकेट बनाया, इट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन हिम कि वो एक सिंपली एक आपके एस बॉलर हैं, उनके ऊपर आप कप्तानी भी दे दें। तो आई सपोज एक शान मसूद को जो कप्तान बनाने का फैसला किया था, वो उसकी पीछे वजूहात यही थी कि इज द बेस्ट चॉइस कैप्टन राइट नाउ। लेकिन कमिंग बैक, देखिए आपका जो सिलेक्शन है ना, दैट इज वेरी डिफेंसिव सिलेक्शन। और आपने बेसिकली मैच बचाने के लिए टीम सेलेक्ट की, क्योंकि आपने जो अपने 4 बॉलर्स लिए हैं उसमें से जो आपने फ़हीम अशरफ और आमिर जमाल को जो खिलाया है और आमिर जमाल का टेस्ट डेब्यू कराया है, वो बेसिकली इस वजह से कि दे आर ऑलराउंडर, बिल्कुल बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो आपने 9 नंबर तक अपनी बल्लेबाजी रखी है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं जो कि ऑफ एंड ऑन अच्छा खेल लेते हैं, और फिर खुर्रम शहजाद आएंगे। सो इसलिए आप, वरना आपको इस बार यहाँ पे साजिद को खिला सकते थे, बिकॉज आप कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खेल के गए लेके गए।
इस मैच के अंदर। और ऑस्ट्रेलिया को देखिए, उन्होंने नेथन लाइन को लिया, ऑल्दो इज कमिंग बैक आफ्टर इंजरी, एशेज में वो इंजर्ड हो गए। लेकिन ऑन दिस पिच आल्सो, लाइक इन एवरी ईयर, जब भी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में खेला है, उन्होंने स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाया है। आपने साजिद को इसलिए नहीं खिलाया कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐसा चाहिए था जो कि बल्लेबाजी भी कर सके, ताकि आप बेसिकली अगर आपकी विकेटें गिरे तो आप डाउन द ऑर्डर खेल सकें। यानी ये कहा जा सकता है कि मैच जीतने या मैच खेलने से ज़्यादा मैच बचाने की स्ट्रेटजी वो टीम सिलेक्शन में वो नज़र आ रही है। अच्छा सोहेब, आप हमारे साथ रहिएगा, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम कुछ PSL की ड्राफ्टिंग के हवाले से भी हैं और आज के मैच को लेकर मजीद भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। दुनिया बोल है में सोहेब अलवी हमारे साथ। बिल्कुल, स्टे विद अस। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और हम लोगों ने अब PSL 9 की बात करनी है। मुदस्सिर, आप मुझे इतने एक्साइटेड पता नहीं क्यों नहीं लग रहे। अच्छा नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन जब मैचेस स्टार्ट होंगे, अभी कुछ मैच उसमें टीमों में भी शफल हुआ है, लेकिन एक चीज़ है कि वो है इस वक्त सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार रखा है। कोयटा ग्लैडिएटर ने पिछले दिनों में बड़ी ये कैंपेन चल रही थी कि वो शायद नहीं होंगे, लेकिन अब वो हैं और उसके बाद अब देखते हैं कि आगे चीजें कुछ सोहेब साहब भी हमारे साथ ही हैं। और मोहम्मद आमिर भी कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैंने कराची किंग्स में देखा बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स ही हैं ज़्यादा, और मैं चाहूँगी सोहेब साहब थोड़ा सा ज़रा अगर आप भी अपनी राय हमें दें। वैसे तो मुझे ज़्यादा हंसी इस बात पे आ रही थी कि 3 भाई हमें नज़र आने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जो कि तीनों नुमाइंदगी करेंगे PSL 9 2024 में। नसीम शाह और उनके दोनों भाई उनके साथ होंगे। कैसे देख रहे हैं आप? ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है। 3 भाई एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। लेकिन द इंटरेस्टिंग थिंग हैज बीन मोहम्मद आमिर जॉइनिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो भी मैं पढ़ रहा था। और क्योंकि आमिर के बारे में तो ये बात हो रही थी कि उनको कराची किंग्स ने भी रिलीज कर दिया था, और एक ये भी बात हो रही थी कि शायद मोहम्मद आमिर को कोई फ्रेंचाइज पिक ही नहीं करे, बिकॉज ही सीम्स टू हैव यू नो गॉन ऑफ हिज प्राइम। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स फॉर सम रीजन बॉटम ऑफ द लीग रह रहे हैं पिछले 2-3 साल से, कोई परफॉर्म भी नहीं कर रहे। एंड फॉर देम टू पिक मोहम्मद आमिर, ठीक है नसीम शाह को लूज किया है, लेकिन नसीम शाह और आमिर में बहुत बड़ा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। आई थिंक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत बड़ी रिस्क ली है मोहम्मद आमिर को लेके। सही, तो ये बहरहाल आमिर उस तरह से परफॉर्म पिछले भी जो PSL था उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। नसीम शाह अब वो कह रहे हैं कि दौर है, लेकिन एक चीज़ जो है PSL के हवाले से बहुत से और प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स वो हिस्सा हो रहे हैं इस बार, तो हर साल की तरह PSL को आप डिफरेंस कैसे देख रहे हैं? निगीडी जो आए हैं, आई थिंक उससे भी बहुत डिफरेंस पड़ेगा, बिकॉज आपके पास एक क्योंकि PSL में देखिए जरा सी एक प्रॉब्लम हो गई थी स्पेशली पिछले साल कि आपके टॉप ऑफ द लाइन जो एस क्रिकेटर्स हैं वो नहीं आ रहे थे PSL में। अब निगीडी से आने से जरा सा फर्क पड़ेगा। और लेकिन आई स्टिल फील कि देखिए PSL 8 आई थिंक PSL 9 जो होगा, आई थिंक IPL के बाद अभी भी सबसे बड़ी लीग है। दुबई में, अबू धाबी में जो लीग्स हो रही हैं, IPL T20 हो रही है, उसमें कुछ सुना जा रहा है कि ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पैसे बहुत दिए जा रहे हैं तो आपके टॉप प्लेयर्स खेलेंगे। USA में जो लीग हुई है वो बहुत बड़ी, आई मीन इट वाज आई ओपनर, क्योंकि जिस लेवल के क्रिकेटर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो बिल्कुल IPL के बाद सबसे बड़ी, आई थिंक उसमें रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स इस लेवल के टॉप ऑफ द लाइन। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त PSL जो है टॉप 3 में तो आती है एंड इसकी अपनी एक जगह महफूज रहेगी, लेकिन ज्यादा देर तक मैं इसको देख नहीं रहा हूँ टॉप ऑफ द लाइन लीग्स में। बिल्कुल ठीक है। सोहेब अलवी हमारे साथ मौजूद थे। वॉश PSL के जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो आपका जो तबसरा है, तज्जिया है, वो हमारे साथ भी होगा और रेडियो पे भी हम आपको सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अब PSL के बाद मौसम का अहवाल जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम में जो तब्दीली हुई है उस तब्दीली का आपको ख्याल भी रखना है, लेकिन जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या दर्जा हरारत चल रहा है। तो सैरिश की जानिब चलते हैं। जी सैरिश।
थैंक यू सो मच मुदस्सिर। मौसम का हाल अहवाल हमें बिल्कुल नाज़रीन को देना है। और अगर बात की जाए मौसम की, तो सर्द हवाओं की एंट्री के साथ ही मुल्क में जाड़ा इस वक्त धूम मचाने लगा है, कड़ाके की सर्दी आ गई है और पारा इस वक्त नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। लह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -12 रिकॉर्ड किया गया है। स्कर्दू में -7 है, गोपस, कलाम, कल्लात, श्रीनगर में -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का भी इम्कान है। तो गर्म कपड़े जो कि ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब गर्म मशरूबात, नट्स, हलवे, ये सारा कुछ चलना है। अब बड़े मज़े, यही सर्दी का वो फील होता है जो कि हमें ना अच्छा लगता है। तो अब अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें मुख्तलिफ शहरों के, बारिश का तो मैंने बता दिया कि इम्कान है। तो सबसे पहले शहर कायद की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्लियर स्काई है, कोई क्लाउड्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। तकरीबन मिनिमम यहाँ पर 13 टेम्परेचर है, मैक्सिमम 27 है जो कि महसूस किया जा सकता है। कोयटा में सर्द हवाओं के साथ कम से कम 3 है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 12 है। और वेदर यहाँ पे क्लाउडी है, आप देख सकते हैं आसमान पर बादल बताए जा रहे हैं। कोयटा में जब ठंड होती है तो कराची में वैसे ही महसूस की जाती है। तो मुल्तान में की अगर बात करें तो वहाँ पर कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर है, आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं, सर्दी इस तरफ ज़्यादा आ गई है और बारिश का भी इम्कान है। लाहौर की तरफ अगर आए इसके बाद तो यहाँ पर भी धुंध है और वेदर यहाँ पे क्लाउडी है, मिनिमम टेम्परेचर 9 है, मैक्सिमम 20 है। तो लाहौर वाले भी बड़ी मज़े की सर्दी जो है वो महसूस कर रहे हैं। अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, तो मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात भी हुई, उन्होंने बताया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 5 है, मैक्सिमम 19 है, क्लाउडी वेदर है। और इस्लामाबाद की फौरी बाद हम पेशावर पे आ जाते हैं। पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा 19 यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा और क्लाउडी वेदर है। यहाँ पे सरदार सरफराज भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता देंगे अब कि बारिश कब होनी है, कितनी होनी है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब क्या खबरें हैं, मुझे बताइएगा। बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, कब हो सकती है, कितनी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इम्कान है कल से बलूचिस्तान में कोई वेस्टर्ली वेव की एंट्री होगी, तो उसके बाद फिर बादल आएंगे और बलूचिस्तान के चांदे के इलाकों में, खासकर शुमाली बलूचिस्तान, कोयटा, चमन, ज़ोब, जो मलिका इलाके हैं, सिब्बी और कल्लात, बुज़दार, इन एरियाज में, और उस तरफ चागी डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ इलाकों में बारिश कहीं हल्की। पंजाब साइड पर, पंजाब साइड पे भी यही वेव जब फैलेगी, ये 2 या 3 दिन का स्पेल है, यानी 15 दिसंबर से लेके 17 तक एटलीस्ट रहेगा, इसके असरात रहेंगे। तो पंजाब के खासकर शुमाली पंजाब जो है वहाँ पर मुतवक्की है अच्छी बारिश हो का इम्कान है। इसी तरह तो सरदार साहब मुझे बताएगा कि नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी की क्या सिचुएशन रहने वाली है इम्कान। इसी स्पेल में बर्फबारी का इम्कान है, मरी की तरफ भी और फिर ऊपर केपी के जो कागान नारान का इलाका है और इस तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के और चतराल, यानी कि सैया अपने बैग पैक कर लें। जी अच्छा, बर्फबारी मैं आपसे जान रही थी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कराची में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पे बारिश एक्सपेक्ट की जा सकती है? नहीं, कराची में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। ये जो वेव है मैं बता रहा था आपको, बलूचिस्तान से होती हुई वो सीधी पंजाब की तरफ ही निकल जाएगी। तो अपर सिंध पे कुछ हो सकता है, हल्की फुल्की कोई बादल शादल आ जाए या हल्की फुल्की खुदाबांदी हो जाए जैकबाबाद और लाड़काना साइड पे। लेकिन अच्छा, बाकी कराची में और दूसरे इलाके जो सिंध के हैं इनमें कोई ऐसा खास इम्कान नहीं है। सही। अच्छा, कराची के अगर वेदर की बात की जाए तो मैंने ये नोटिस किया है कि आप ज़्यादा गर्म कपड़े यहाँ नहीं पहन सकते, क्योंकि दिन में गर्मी महसूस होती है, रात में कुछ ठंडक, सर्दी जो कड़ाके की है वो हम फील करेंगे या फिर बस मॉडरेट ही वेदर रहेगा? नहीं होगी। आपको याद होगा कि कराची में असल में जनवरी दिसंबर का आखिरी हफ्ता और फिर जनवरी का महीना यही ज्यादा दौरानिया रहता है ना सर्दी का एक तरह से। तो सिंगल डिजिट में जब टेम्परेचर ज्यादातर दिनों में आ जाता है, रात का टेम्परेचर अभी तो 14-15 चल रहा है और जब ये 8-10 के करीब आएगा मेरे ख्याल में दिसंबर के आखिरी दिनों में और फिर यह जनवरी में आ सकता है। ये जो वेव गुजरेगी 17 तारीख या 18 तक इसका असर रहेगा और फिर 17 या 18 के बाद कुछ ना कुछ सर्दी बढ़ने का इम्कान है कराची में भी और बाकी सिंध में। अच्छा, ये जो 15 से 17 तक बारिश का एक स्पेल आ रहा है, क्या इससे स्मोग में कमी होगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी इस बारिश से? बिल्कुल कमी होगी, डेफिनेटली। बारिश अगर अच्छी पड़ जाए, उम्मीद है कि
कम से कम मॉडरेट बारिश, कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट तो हो ही जाएगी, लेकिन जैसे बादल आ जाते हैं तो फिर स्मोक की जो बहुत ज्यादा शिद्दत है उसमें भी कमी आ जाती है। तो जी हाँ, वो बिल्कुल। एक हफ्ता फिर बेहतर गुजरेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि सर्दी अब आगे और महसूस की जाएगी, बढ़ेगी, तो लिहाजा हमें एहतियात करनी है, बचना है सर्दी से। छोटे बच्चों को स्पेशली बचाना है, उन्हें वार्म रखने की ज़रूरत होती है, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है, ठंडा खट्टा पार्टी से ज़रा अवॉइड ही करना है। ज़रा ये सर्दी निकल जाए जो ज़्यादा वाली है, उसके बाद तो ज़ाहिर है मुनासिब मौसम होता है, हम लोग गेट टुगेदर्स भी करते हैं, बच्चों की छुट्टियां भी होती हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमने सर्दी को एंजॉय करना, मकसद हमारा ये है। वेदर अपडेट मैंने आपको दे दिया, अब हमें जो वक्फा लेना है, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। मुदस्सिर, आप कुछ बताना चाह रहे हैं जो कि बड़ा ख़ास है। बस मैं जो ख़ास बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि कामयाबी वो शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी के लिए बहुत मेहनत चाहिए, और जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं, और उनकी कामयाबी के बाद फिर आप देखते हैं कि वो एक मिसाल बन जाते हैं जीती जागती। उन्होंने हिम्मत और हौसले से अपने आप को साबित किया होता है। तो मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हिम्मत और हौसले से पोलियो जैसे मर्ज से भी जंग लड़ी है, फिर बैनुल अक़वामी वेट लिफ्टर चैंपियनशिप में 3 बार क्या बात है, गोल्ड हासिल किया है, और आजकल पाकिस्तान में टूरिज्म का टूरिज्म फरोग के है ना, फरोग उसको के लिए वो बिल्कुल। बड़े कोशां हैं। मुस्तफ़ा और उनके साथ अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 600 दिनों में 74 से ज़ायद ममालिक का बाइक पर सफ़र करने का मिशन रखते हैं। सबसे पहले तो देखें, फिर ऐसे जो लोग होते हैं ना, जितनी मेहनत करके कुछ जब गेन कर लेते हैं, फिर वो कहते हैं मेहनत कर हसद ना कर। हम जैसे लोगों के लिए मोटिवेशन होते हैं, इंस्पिरेशन होते हैं। तो मेरे दिल में बहुत सारे सवालात हैं और मैं पर्सनली बड़ा एक्नॉलेज करती हूँ, बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को। ये मैं कहना चाहती थी। मुस्तफ़ा अली हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं, जिन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया, और क्या कमाल से इन्होंने वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जनाब उसमें मेडल्स लिए हैं और जीत के आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। अच्छा मुस्तफ़ा, हम ना आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, जब शुरू में आपको पता चला कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान को मोटिवेशन कहीं से मिलती है, फिर वो ये इरादा करता है, अपने लिए पाथ चूज करता है कि मैंने ये करना है। वो मोमेंट कौन सा था जिसने शेप अप किया आपके इस मिशन को? देखिए, मूवमेंट जो हमें जो ये चीज़ मिलती है, ख़ास तौर पे इंसान तभी सीखता है जब आप किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि दुनिया असल में है क्या, ये मुआशरा किस चीज़ की अक्कासी करता है। कि जो सोच हमें आम तौर पर एक नज़र आती है लोगों के अंदर कि एक बड़ा वो तहजीबी दायरे में गुफ्तगू करेंगे या तहजीब को अपनाते हुए कि एक बाशऊर मुआशरे की अक्कासी करेंगे, लेकिन जब इंसान कोई ऐसा कोई डिसेबिलिटी का शिकार होता है तो फिर वो पता चलता है कि उनकी वो सोच कहाँ तक है। क्योंकि मुझे जो ये मोटिवेशन मिली थी तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोसाइटी के वजह से मिली, क्योंकि सोसाइटी ने मुझे वो दिखाया कि सोसाइटी असल में है क्या, उसकी सोच क्या होती है अगर कोई किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है। देखिए, मेरे नज़दीक जो डिसेबिलिटी होती है वो इंसान की अपनी सोच में होती है। सही, तो जब इंसान ये सोचने से कासिर हो जाता है कि जब हमें पता होता है कि अल्लाह ताला ने हमें बराबर बनाया है, अगर हमसे कुछ लिया है तो उसके बदले हमें बहुत कुछ अता किया है, सिर्फ आपकी हिम्मत जो है उसने तो जब उस मुझे पोलियो का अटैक हुआ था तो देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अपनों का रवैयात क्या है, मेरे गली मोहल्ले के रवैयात क्या हैं, और मेरे रिलेटिव्स के दोस्तों तो खैर उस वक्त इतने ज़्यादा नहीं थे, बट अनफॉर्चुनेटली कि जिस तरीके से बात की जाती है सोसाइटी का ही एक लेकिन मुस्तफ़ा आप देखें ना, जिससे फिर ये ठान ली थी अब अगर अल्लाह ने चाहा। मुस्तफ़ा अब ये देखें कि अब आपके तो 2 से ज्यादा फैन हो गए हैं आपके। मेरे ख्याल मुस्तफ़ा करने की आई थिंक मुस्तफ़ा आपको मुदस्सिर की आवाज नहीं आ रही, मेरी भी आवाज नहीं आ रही कि आपको? नहीं, मेरी आवाज आ रही है जी, अभी आई आपकी। अच्छा मुदस्सिर आप बोलिए। मुस्तफ़ा आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी अभी आ रही है। अच्छा मुस्तफ़ा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब 200 ज़्यादा आपके फ़ैन हो गए ना,
अब आप फख्र हैं पूरा पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो है वो कामयाबियां समेट रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, ये पहले भी आप पाकिस्तान में ये ट्रैवल कर चुके अपने बाइक के ज़रिए, दोस्तों के ज़रिए, अब ये जो आपने 600 दिन 74 ममालिक, ये ख्याल क्यों आया इतना लंबा सफ़र करने का? देखिए ये भी जो थी ना, ये भी एक मोटिवेशन होती है इंसान की, जो किसी न किसी तर्ज के ऊपर जो एक कहते हैं कि एक इल्हामी तौर पे या रूहानी तौर पर कोई चीज़, जब एक शायर होता ना जैसे वो उसको आमद होती है, तो इसी तरह हम दो दोस्त जो थे वो बैठे हुए थे अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद, हम देख रहे थे कि यार आगे भी कुछ किया जाए। तो जिस तरह मैंने बताया कि सैयद अली रज़ा नकवी साहब और हम बैठे इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको किस तरह से जो है, तो मेरा जो था वो प्लान के पाकिस्तान से मक्का का ट्रैवल जो है वो मैं तय करूं अपनी स्पेशल बाइक के ऊपर। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इससे भी ज़्यादा करते हैं, तो फिर हमने रिसर्च किया कि दुनिया में अभी तक किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जानिब से ऐसा सफ़र जो है वो नहीं किया गया। चूँकि अपनी अपनी कंट्री में किया गया। गिनीज़ में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। एक अमेरिकन वॉर वेटरन था डेव बार, जिसने 83,000 माइल्स का ट्रैवल जो है 12 साल के अंदर कंप्लीट किया था। और वो अभी जो है यूएन के अंदर जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज का एम्बेसडर भी है। तो एक तो उसका रिकॉर्ड था, दूसरा गिनीज में हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया का, उनका है अप्रोक्सीमेटली 50,000 किलोमीटर इन इंडिया। 7 टेरिटरीज को उन्होंने करके जो है वो गिनीज में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया। तो हमने इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए उसकी प्रिपरेशन की, उसकी तैयारी की कि हम किस तरीके से बेट कर सकते हैं और अपना पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा कि कैसे फिर आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया? जाहिर है इस लंबे सफर में रास्ते में आप रुके भी होंगे, आपने लोगों को बताया भी होगा अपने बारे में, रिस्पॉन्स लोगों का क्या था? कोई ऐसा वाकया दौरान सफर जो कि आपको हमेशा याद रहेगा, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, सफर इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट मंथ में शुरू होने जा रहा है। अभी ये जो दुनिया का जो ये सफर होगा ये अगले महीने में शुरू होगा हमारा। और अभी जो है चूंकि हमारे वीज़ाज जो हैं वो प्रोसेस में हैं, तो इसलिए जो है अभी जो नेशनल रिकॉर्ड जब बनाया था उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स पेश आई थी। लेकिन मैं ख़ास तौर पे अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CEO डिस्कवर पाकिस्तान डॉक्टर कैसर रफ़ीक का और सैयद अली रज़ा नकवी साहब जो कि मेरे इसमें पार्टनर भी हैं। इन दोनों की बदौलत वो जो था वो नेशनल रिकॉर्ड कायम हुआ। तो इसके पेश नज़र अब जब हमने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जब हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया, तो सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो है उन्होंने बुलाकर उन्होंने हमसे प्रेजेंटेशन ली और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म के अंदाज में इस चीज़ को सराहते हुए, और फिर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो थे, मुस्तफा यहाँ पे रोकूंगी, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो आपने बनाना है, वो भी आपने जाना है और उसके लिए आप ये सारी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपके कुछ विजुअल्स भी देख रहे हैं जिसमें आप आई थिंक पाकिस्तान में ट्रेवल कर रहे हैं। उस हवाले से मैंने आपसे जाना है कि मुझे बताइएगा कोई ऐसा वाकया या फिर लोगों ने कैसे आपसे मुलाकात की, आपने अपने बारे में बताया, उस पर मुझे बताइएगा क्या था। देखिए जब अब आपने वो नेशनल रिकॉर्ड की तरफ गया हूँ पाकिस्तान के लिए, तो वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट किस्म का था, क्योंकि एक तो सर्दी थी और दूसरा रास्ते बंद हो चुके थे। नॉर्दर्न एरिया के बाबूसा टॉप, नारायण का गान बंद हो चुका था, तो हमें बहुत टफ कराकरम हाईवे को जो है ना वो चूज़ करना पड़ा। तो ये सिंध से हमने ट्रैवल का आगाज़ किया था लाहौर में। पंजाब से हमें कोई एज इट इज़ कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस नहीं मिला पब्लिक की तरफ से या किसी भी तरफ से जो है। तो लेकिन जब जैसे ही हमने केपी के और कोस्तान की तरफ ट्रैवल किया, जीबी की तरफ ट्रैवल किया, तो वी आर सो एक्साइटेड कि लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी। अब इस तरीके से लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से जो है हमारी बाइक एक जगह पे उलट गई, गिर भी गए, पत्थर भी लगे, तो बाइक का साइड वाला जो व्हील जो स्पोर्टिव टायर था वो भी टूट गया। तो बड़ा एक वो जो था ना डेंजरस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने महफूज रखा। तो लोगों ने वहाँ पर आके ये भी इम्तिहान होता है मुस्तफा कि आप जब आप मुश्किल काम कर रहे होते हैं, ऐसी तो उस मुश्किल काम में ये एक स्पेशल पर्सन के लिए मुस्तफा
ये मुश्किल काम होता है ना, उस वक्त ये इस किस्म की मुश्किलात भी आती हैं, इम्तहान भी होता है। लेकिन अब आपने जो इंटरनेशनल प्रिपरेशन कर रहे हैं ये बहुत लंबा है, 600 दिन है, 70 से ज़्यादा ममालिक हैं, ये तो और ज़्यादा मुश्किलात होंगी। तो इसके लिए क्या कोई ख़ास प्रिपरेशन है? मौसम भी तब्दील होते हैं, और जो आप अपने साथ कैरी करते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं बाइक पर? देखिए, बाइक पे हम इस लंबे टूर के लिए तो बहुत कम जो लगेज है वो करेंगे। हमारे सिर्फ गर्म कपड़े होंगे और जो चीज़ें होंगी बाइक रिपेयरिंग के लिए या कोई ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे वो हमारे पास, वही हम कैरी करेंगे। और इसके लिए हमारी जी प्रिपरेशन जो है वो तकरीबन 2 साल 2.5 साल की हमारी स्ट्रगल है, मेहनत है पर कि हमने दिन रात एक करके वर्ल्ड के रूट मैप्स को फाइंड करना, उनको बनाना, उनकी प्रिपरेशन करना, और फिर दुनिया का हम पहला जो है वो ये रूट देने वाले पर्सन होंगे। और अगर हम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है वो कर जाते हैं तो गिनीज में इंशाल्लाह ताला हमारे 5 to 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के नाम होंगे। तो ये एक था कि इट्स अ नॉट इजी जॉब फॉर एनी पर्सन विद डिसेबिलिटीज, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत वीक होता है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम स्टिल जो है वो एक जगह पे कोई आधा घंटा या इससे ज़्यादा देर तक जो है वो बैठ सकें। तो हमने एक उसकी बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, प्लानिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। मैं चाहूँगी कि आप अपने जैसे जो लोग हैं उनको कोई स्पेशल मैसेज जो कि इस प्लेटफॉर्म से देना चाहें, जो कि हिम्मत हार बैठते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जी, मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से एक पैगाम जो है वो एक ये देना चाहूँगा। जो आज हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जस्ट लाइक PSL को करवाने वाले लोग हैं, मेरा उनके नाम एक पैगाम होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या दूसरा प्लेयर और नहीं है? क्या हमारा इस मुल्क में राइट नहीं बनता कि लोग हमें भी सपोर्ट करें? अब हमारे साथ भी जो है वो उसी तरह से जो है हमें ट्रीट किया जाए जैसे पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेटर को किया जाता है। तो हमारी ख़ास तौर पे मेरी आज जो है वो स्पेशली अपील होगी उन तमाम साहिब इस्तात से कि हमारी इस जर्नी को सपोर्ट किया जाए, हमें भी इस PSL का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो मुकर्रर किया जाए, ये हमारा हक है। और मैं ख़ास तौर पर जो है वो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, हमने बहुत कोशिश की आप तक पहुंचने की, आपको प्रेजेंटेशन पेश करने की, लेकिन हमें जो है वो रास्ता मुयस्सर नहीं आ सका। तो गुजारिश ही होगी कि आप हमें बुलाएं और बिल्कुल ज़बरदस्त है ये जो आप बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए सैरिश। जो मुस्तफ़ा, इतनी बड़ी अचीवमेंट है और उसके बाद चीज़ें बेहतर हों। बिल्कुल भैया, और सपोर्ट क्यों नहीं, बिल्कुल मिलनी चाहिए, इनका हक है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अभी हम मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करेंगे और मोर पावर टू यू मुस्तफ़ा, अल्लाह आपको कामयाब करे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। ने बात करनी है क्योंकि ये हर घर का प्रॉब्लम है। हाँ, घर का प्रॉब्लम है। मसला ये है कि मुल्क भर में घरेलू सारिफीन जो है उनको गैस की इस वक्त कमी का सामना है, जबकि मुतबादिल जो LPG है उसकी फ़रोख्त अब माफिया के हाथों में है। तो एक चीज़ एक तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद जो मिल रही है वो माफियाज़ के पास है, यानी कि खाल भी उतरेगी, अजियत भी मिलेगी। कराची से लेके गिलगित तक LPG माफिया मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बलूचिस्तान में हालात अब इससे ज़्यादा ख़राब हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में लकड़ी की फ़ीमन कीमत में रिकॉर्ड 400 रुपया फ़ी किलो इजाफा हुआ है। मतलब कोई जगह तो छोड़ दो मेरे भाई मुसलमानों, कुछ रहम करो, गरीब शहरी बेमौत मारा गया मुदस्सिर। बिल्कुल, और ये सूरत हाल इसी तरह से मज़ीद गंभीर हो रही, क्योंकि अभी तो सर्दी का आगाज़ हुआ है। आग जलाना अभी जो है ना वो अब किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा है, खाना पकाना किसी इम्तिहान से कम नहीं रहा है। घरेलू सारिफीन के साथ साथ जो कारोबारी अफराद हैं वो मुदस्सिर इस वक्त काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। उनका कहना है कि भारी भरकम हम बिल भी पे कर रहे हैं, गैस आ नहीं रही है, मतलब पंप लगाए हुए लोगों ने, फिर भी गैस नहीं आ रहा। असल में जो ना तलब और रसद, उसमें इतना फ़र्क है कि आप सर्दियों में गैस पूरी नहीं कर सकते। इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ रही है, बड़े खुश नसीब हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया के करीब रहते हैं, वहाँ बंद हो गई है तो वहाँ चल रही है। चले, ब्यूरो हेड ताहिर खान इस वक्त हमारे साथ है, मुल्तान जो औलिया का शहर है, वो बताएंगे वहाँ पर क्या सिचुएशन है। जी ताहिर।
इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। घरों में गैस 3 वक्त मिलती है और उसी वक्त ही जो सार्फिन हैं उनको काम करना पड़ता है। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त गैस लोड शेडिंग हो रही है और इस वक्त जो नाश्ते का वक्त है, सुबह का वक्त है, तो मुश्किल है चीज़ों को अरेंज करना। यहाँ पर हमारे साथ घर वाले पकाने की कुछ काम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, क्या बना रहे हो और गैस ना होने से क्या मुश्किल होती है? गैस ना होने की वजह से कोई काम भी नहीं हो सकता। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, वो परेशान हो जाते हैं। बाहर होटल से भी कुछ नहीं मंगाया जा सकता। सुबह सुबह वो भूखे जाते हैं चाय पापा खाकर। गैस जब दोपहर को बनाते हैं तब भी नहीं होती, फिर क्या सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, आग जलानी पड़ती है। सिलेंडर, कभी आग कभी सिलेंडर। इसी वजह से सब कुछ जो मुश्किलात हैं, लाउड शेडिंग की वजह से सब कुछ बहुत मुश्किलात की वजह से हो रहे हैं। सुना आपने जी, बच्चे भी हैं छोटे छोटे और ये नाश्ते का वेट कर रहे हैं इस वक्त, मगर गैस ना होने की वजह से इनका नाश्ता भी लेट है। गैस लोड शेडिंग की अगर बात करें तो उसकी वजह से लोगों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके साथ साथ दीगर जो बात करें तो लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उनकी भी कीमतें बढ़ चुकी हैं जिसकी वजह से शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। से आगाह कर रहे थे, सुई नॉर्दर्न हो या सुई सदर्न, दोनों जगह सिचुएशन ऐसी ही है। सलमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सुई सदर्न गैस से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त गैस बहरान की वजूहात क्या हैं जो लोड शेडिंग हो रही है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बहरान तो हर साल है और हर साल बड़ा हो रहा है। उसकी वजूहात जो आप पूछ रहे हैं मैं बारहा बता चुका हूँ, लेकिन आपके नाज़रीन एक दफा फिर बताता हूँ ताकि उनको आगाही हो कि मसला क्या है। मसला ये कि जो गैस के कुएं से गैस हासिल की जाती है, चाहे वो सुई नॉर्दर्न हासिल करे चाहे सुई सदर्न, हमारी दोनों कंपनियां ये गैसें खरीदती हैं। ऑयल एंड गैस कंपनी, एक्सप्लोरेशन कंपनी जो कि गैस सेल कर रही होती है। जब उनकी प्रोडक्शन सालाना तौर पर डिटेरिएट होती है, डिप्लीट होते हैं, वही फितरी अमल है। 8 से 10% प्रोडक्शन की जो है हर सालाना पैदावार में कमी होती है। अच्छा, इधर हमारे साथ साथ डिमांड या कांस्टेंट होती है या बढ़ रही होती है। अब वो जो डिमांड बढ़ रही है और जो पैदावार कम हो रही है, तो जो बीच का गैप है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है। और ये जब तक नए कुओं की दरियाफ्त नहीं होगी, जो कि बड़े रिजर्व आ रहे हैं, छोटे मोटे रिजर्व सिस्टम में जरूर आ रहे हैं, तो इतने बड़े रिजर्व नहीं आ रहे। जैसे सुई एक बहुत बड़ा रिजर्व था। जब तक ये रिजर्व हमें नहीं मिलेंगे तो ये बहरान रहेगा, बल्कि मजीद बड़ा होने का भी इसका अंदेशा है। अच्छा, सलमान साहब मुझे ये बताएगा कि इस वक्त मुल्क में रोज़ाना गैस की ज़रूरत कितनी क्यूबिक फिट है और हमारे पास कितनी मौजूद है? हमें मतलब कितनी पैदावार इस वक्त जिसका हमें शॉर्टफॉल का इस वक्त हमें? देखिए, मुल्क से ज़्यादा मैं अपना जो फोकस है वो सुई सदर्न के सिस्टम पे करूंगा, बिकॉज हमारा सिस्टम और सुई नॉर्दर्न का सिस्टम अलग अलग दो सिस्टम है। सुई सदर्न का सिस्टम जो है सिंध और बलूचिस्तान को केटर करता है, जबकि सुई नॉर्दर्न का पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाकों को करते हैं। तो हमारी जो डिमांड इस वक्त है वो 1100 की डिमांड है हमें, कि हमारी जो मांग है, हमसे जो गैस की उम्मीद है लोगों को, वो 1100 MMCFD है। लेकिन जो हमें सिस्टम में अवेलेबल गैस है वो इस वक्त 850 है, यानी 250 का एक शॉर्टफॉल है। अच्छा, ये शॉर्टफॉल मैं आज इस वक्त बता रहा हूँ, जब सर्दियों का हल्का फुल्का आगाज हुआ है। अभी सर्दियों में शिद्दत नहीं आई, लेकिन जो दिसंबर गुजरेगा और जनवरी का अवाइल आएंगे तो नए साल के साथ नए चैलेंजेस हमें दरपेश होंगे। ये 250 का जो शॉर्टफॉल है ये बढ़ते बढ़ते 350-400 तक पहुंचेगा, बिकॉज हीटर्स का इस्तेमाल, गीजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और हीटर्स का इस्तेमाल तो सर्दियों में नागुज़ीर होता है बलूचिस्तान में, क्योंकि इंसानी जान की जो बका है उसकी जमानत होता है कि वो अपने आप को, अपने माहौल को गर्म रखें, तो उसके लिए उनको हीट करना पड़ता है। लेकिन सलमान साहब, अगर ये इतना बड़ा शॉर्टफॉल है तो इसमें आप किन शोबों को गैस फराहम कर रहे हैं? सिर्फ घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है या कुछ मजीद भी दिए जा रही है कमर्शियल सार्फिन को भी? अच्छा, देखें, दो चीजें मैं आपको बताऊं। जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, ECC ने जो सेट करके हमको दी है, उसमें अव्वलीन तरजीह जो है वो हमारे घरेलू सार्फिन है, और साथ में फिर कमर्शियल इदारे, क्योंकि जहाँ पे आपको होटल में तनूर पे रोटी की जरूरत होती है, तो ये भी एक कमर्शियल जो है उस साथ में प्रायोरिटी पे। इसके बाद दीगर दर्जा बंदियां हैं, जिसके अंदर सरहदी सार्फिन है, पावर सेक्टर है, इसके अंदर CNG सेक्टर है, और CNG सेक्टर जो है वो तरजीह बुनियाद पे सबसे लास्ट है। इस वक्त जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। लेकिन अव्वलीन तरजीह का मतलब है कि हमारी तरजीह होती है कि जो हमारे घरेलू सार्फिन है उनको प्रेशर बेहतर मिल सके, और रात को 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक या 5:30 बजे तक एक गैस का शटडाउन करते हैं, ताकि कोई उस वक्त इस्तेमाल नहीं होता गैस का अमूमन घरों में,
तो वो जो रात को हम शटडाउन करते हैं, अगले दिन की जमानत होती है कि अच्छा, हमारी गैस का लेकिन प्रेशर सलमान बेहतर है। साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की कोशिश होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं ना स्पेशली शहर कायद की, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग रही है। बहुत सारे घर ऐसे थे घरेलू सार्फिन के जहाँ पर गैस रात में कुछ टाइम के लिए आता था, भी बहुत धीमा सा, और यहाँ पे तो ऐसे जितनी सर्दी भी नहीं पड़ती कि हमें हीटर्स भी ऑन करने पड़े, बस गीजर्स ही चलते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर गर्मियों में भी ये हालात रहे, तो अभी तो सर्दी प्रॉपरली आई नहीं, आगे तो लगता है बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। नहीं, आपका शायद सही है। देखिए, गर्मियों का जो पहला सीजन था हमारा, जिसमें हमारा ये शॉर्टफॉल आया था, ये जो 250 का मैं आपको शॉर्टफॉल बता रहा हूँ ना, ये गर्मियों से ही फॉरवर्ड होके आया है, क्योंकि अभी तो सर्दियों का शॉर्टफॉल स्टार्ट नहीं हुआ। और जो हीटर वाली आप बात करेंगे, वो है कराची में बिल्कुल नहीं चलते, लेकिन चूंकि बलूचिस्तान के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है और बलूचिस्तान के अंदर हमें दी होती है गैस, तो वो भी हमारे सारिफीन है। तो जो कराची की गैस होती है, हमें यहाँ से कुछ गैस का कोटा निकाल के अपने बलूचिस्तान के सारिफीन को देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हीटर्स की जरूरत होती है। तो ये सूरत हाल है। अच्छा सलमान साहब, एक चीज़ यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में क्या एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको गैस फराहम की जा रही है, और जो गैस थी वो पूरी तरह वैसी ही है? अब चक्कर ये है कि गैस की कीमतें तो बढ़ी हैं, बिल प्रॉपर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं गैस नहीं आ रही है, और इसके असरात इंडस्ट्री पे भी हैं, बाकी भी है, तो क्या गैस फराहम भी हो रही है इंडस्ट्री को या नहीं? देखिए जी, बिल्कुल गैस इंडस्ट्री को फराहम हो रही है, लेकिन उसके अंदर दो सूरत हाल है। देखिए, एक ही होती है कि वो गैस जो अपनी जरूरत के लिए वो हमसे लेते हैं, जो उनके टरबाइन वगैरह चलते हैं, जो भी उनकी जरूरत होती है गैस पे हीटिंग की, वो होती है। एक होती है जो पावर जनरेशन के लिए गैस ली जाती है। अच्छा, हमारा जो मुआहदा होता है सनतों के साथ, वो होता है 9 महीने का, जिसपे के 3 ये महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं होते, इसके अंदर हम पाबंद नहीं होते उनको उस गैस के देने के लिए कि जो कि वो अपनी बिजली की पैदावार बनाने के लिए करते हैं। तो ये इसे पावर जनरेशन कह लें या कैप्टिव पावर कह लें, ये चीजें होती है। अच्छा, लेकिन उसके अलावा देखिए, रात को घरेलू सार्फिन को तो हम लोग रागा करते हैं, लेकिन सनती सार्फिन को नहीं करते, क्योंकि उनके यहाँ रात को शिफ्ट होती है, उनके एक्सपोर्ट्स होती है, हम रात भर भी उनको गैस देते हैं। ठीक है। उनकी जो गैस की फराहमी होती है वो RLNG पे भी होती है, जो एक महंगी गैस है, वो हम सनतों को देते हैं, कमर्शियल्स को देते हैं, लेकिन हम घरेलू सार्फिन को नहीं देते। सलमान साहब, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये हर साल हम ये देखते हैं कि हमें ये शॉर्टेज का सामना होता है, शॉर्टफॉल होता है, पता नहीं क्यों कोई प्रॉपर हिकमत अमली पहले नहीं बनाई जाती, कि शायद हम लोग तो बस एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि कोई सर्दियाँ ऐसी आएंगी कि हमें गैस खुल के मिलेगा, गर्मियाँ ऐसी आएंगी लोड शेडिंग नहीं होगी। क्यों नहीं पहले से कोई हिकमत अमली को प्लान बनाया जाता कि इस पे ओवरकम कर लिया जाए पहले ही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो डोमेन है ना, ये हुकूमत पाकिस्तान का, और हुकूमत पाकिस्तान चाहे वो किसी हुकूमत की हो, किसी पार्टी की भी हो, उनकी भी ये तरजीहात रहती है कि गैस के नए जराए दरियाफ्त करने के लिए जो भी जराए उनको इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, कुछ चंद सालों से चूंकि गैप बहुत तेजी से बढ़ा है, तो पिछले कई सालों से आपने देखा एक नया फैक्टर ऐड हुआ है, वो है कि इम्पोर्टेड गैस, जिसे LNG कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। उस गैप को फिल करने के लिए हुकूमतों ने उसकी इम्पोर्ट शुरू की, ताकि जो डिमांड है वो अब आगे LNG ने सिस्टम में, तो डिमांड और सप्लाई का गैप और ज्यादा बड़ा हो जाए। तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो मंगाती है, लेकिन चूंकि नए दरियाफ्त नहीं हो रहे लोकल जखायर इंडिजिनस गैस के, तो ये हर साल इशू, जैसे मैंने पहले भी बताया, इशूज इसलिए आते हैं। हिकमत अमली बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बनाती है। सही, गवर्नमेंट पाकिस्तान को तो हिकमत अमली ये बनाना है और जी इस तरह से, लेकिन ये जो अभी गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं सलमान साहब, इसके बाद अगर इसमें मज़ीद RLNG का शामिल किया जाता है हिस्सा, तो फिर अगले आने वाले वक्त में आप समझते हैं मज़ीद कीमतें इसकी बढ़ेंगी, गैस की जो पहले खासी कम रही हैं, ये सब्सिडाइज रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, RLNG का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो घरेलू सार्फिन के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घरेलू सार्फिन उस महंगी गैस को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको एक आदत थी 200, 250, 300 का बिल एक जमाने से लोग पे करते आ रहे थे, बहुत सब्सिडाइज थी हेवीली गैस। अभी खुद सोचिए कि इतनी सस्ती गैस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी कि अगर आप कहेंगे कि 300 का बिल आता है 10 रुपए रोज की गैस, और 10 रुपए में 3 वक्त का खाना, यानी कि एक वक्त का खाना 3-3.5 रुपए में। तो अगर इस तरह की चीजों की हमने बेदरेर इस्तेमाल किया है, उसमें हम सब शामिल हैं, तो वो गैस आज वो की क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं है। क्योंकि साहिब जो खातून खाना है, वो अगर सुबह नाश्ते के लिए चूल्हा जलाती, तो सारा दिन चूल्हा खुला ही रहता था एक जमाने में, क्योंकि गैस बहुत थी, उसके बाद हमारे पास शॉर्टेज नहीं थी। रात को खाने गर्म करने के बाद वो बंद होता था, वजूहत होती थी कि गैस इतनी सस्ती है, इतना सस्ता बिल है, माचिस शायद महंगी लगती थी। तो इस वजह से ये इस गैस को हमने बहुत जो है बेदरेर इस्तेमाल इसका बेरहमी से किया है। तो ये सारी वजूहत है जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे। अच्छा सलमान साहब, आई थिंक सो वैसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलनी चाहिए। और ओगरा ने ये मुतय्यन करके अभी
रिवाइज किए हैं नवंबर 1 से। अब जो बिल्स लोगों को मिल रहे हैं दिसंबर के अंदर, वो यकीनन वो एनहेंस टैरिफ के ऊपर हैं, तो उनको ज्यादा फर्क लग रहा होगा अपने प्रीवियस बिल जो उन्होंने दिए थे नवंबर में, अब जो दिसंबर में पे करने पड़ेंगे तो उनमें फर्क वाज़ेह है, क्योंकि वो नए टैरिफ पे बेस हुए। तो गैस चोरी पर आपकी जो कंपनीज हैं, स्पेशली सुई सदर्न की बात करें तो एसएसजी ने गैस चोरी पर, अपने लाइन लॉसेस पर वो कितना काम किया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो चोरी भी हो रही थी और दूसरा यहाँ पर जो अपने लॉसेस हो रहे हैं उसका भी बोझ सार्फिन पर ही आता है अल्टीमेटली। तो देखिए, चोरी के ऊपर हमें पहले बिल्कुल मदद नहीं मिलती थी, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। जब आप एफआईआर दर्ज करवाने जाते थे तो पूछते थे भाई क्या चोरी हुआ, तो गैस चोरी हुई है। गैस चोरी तो थानेदार पूछता था गैस कैसी थी, दिखने में कैसी थी, बड़ी थी, छोटी थी। तो ये मैंने, मैं आपको मजाक फेस तो लगेगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गैस की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती थी। आप कुछ अब जब से 2016 में उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ने पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016, उसके बाद से हमें बड़ी मदद मिली। हमने भी अपना एक विंग तश्कील दिया काउंटर गैस थेफ्ट ऑपरेशन के नाम से। उसके अंदर हमने आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स को इंडक्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने भरपूर प्लानिंग करके इसको फॉर ऑपरेशन गिरफ्त के नाम से हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ हुआ है। पिछले 5-6 सालों से हम लोग मुतवातिर एफआईआर कटवाते हैं, छापे डालते हैं, अच्छा, लोगों को कन्विक्ट करते हैं, क्योंकि उस कानून से हमें बड़ी मदद मिली है। जो कानून, जो एक्ट था उसके तहत। तो सलमान साहब, मुझे एक बात बताइएगा, समटाइम हम बाज ऐसी जगहों से गुजरते हैं जहाँ से हमें फील होता है कहीं से गैस लीक हो रहा है। ये जो हमारा सिस्टम है ओवरऑल, ये जो पाइप्स हैं, इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनके चेक एंड बैलेंस के लिए कोई सिस्टम मौजूद है कि बाजू का अगर कहीं गैस लीक हो रही है तो बस वो लीक हो रही है, महीनों लीक हो रही है, किसी को नहीं पता, कोई जहमत नहीं कर रहा कि देख नहीं रहा, पता करे, बताए किसी को? कोई ऐसी हेल्पलाइन मौजूद है जिस पर शिकायत फौरी तौर पर की जाए? और दूसरा, लोगों की अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन भी क्या चलाई जा रही है कि आप इस तरह इस्तेमाल करें, इस वक्त इस्तेमाल करें, इतनी इस्तेमाल करें? इस हवाले से कुछ हो रहा है? जी देखिए, आपके दोनों सवालों को मैं अलग अलग जवाब दे देता हूँ। ये जो गैस की स्मेल अगर आप कह रही हैं गुजरते हुए आ रही है, तो अगर हमारे अमले ने महसूस करेंगे तो हमारा अमला तो फौरन वहां जाके उसको प्लग कर देगा। लेकिन अगर आवाम महसूस कर रहे हैं और आवाम उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे और वो हम तक नहीं पहुंची चीज, तो इसमें थोड़ी सी मैं कहूँगा कोताही आवाम की। जो एक देखिए, कौमी खजाना है जो गैस है, तो हमें दो चीजें देखनी चाहिए कि कौमी खजाना जो है वो बेहतरीन खत्म ना हो, और दूसरे खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि गैस की लीकेज जो है वो फायर ब्रेक कर देती है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा ये कि जो आपको स्मेल का अंदाजा ज्यादा हो रहा है, अगर आप इस्फहानी रोड और यूनिवर्सिटी रोड के संगम पे उन अतराफ में है तो यकीनन जरूर होगा, क्योंकि हमारा कराची का ये हब है, जिसे हम कराची टर्मिनल कहते हैं। यहाँ से पूरे कराची को गैस सप्लाई होती है, तो यहाँ पे हम गैस के अंदर ऑर्डराइजेशन करते हैं। देखिए, गैस जो है बुनियादी तौर पे इसके अंदर कोई बू नहीं होती, तो हम एक केमिकल इंडोज करते हैं इसके अंदर, ताकि लोग अलर्ट हो अगर लीकेज हो रही है। तो वो इंडक्शन चूंकि वहाँ होती है, तो वो डोजिंग, और वो बड़ा महंगा केमिकल है, हम इसको डालते हैं ताकि लोग अलर्ट रहे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा आपका कैंपेन की बिल्कुल चल रही, बल्कि हमारी 2 महीने से आगे और तक चली, नवंबर से फरवरी तक हम 2 कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें गैस को कंजर्व करने के टिप्स बताए जाते हैं। टेलीविजन पे भी स्टार चल रहे हैं, अखबारात में भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर तो हम पूरे साल ही खर्च करते हैं। तो इसके अंदर हम बताते हैं कि गीजर की जो सेटिंग्स हैं उसको अगर आप वार्म पे रखेंगे तो आपका बिल कम आएगा। अगर आप हॉट, वेरी हॉट पे कराची में जरूरत नहीं होती तो आपका बिल भी ज्यादा आ रहा है, गैस भी ज्यादा हो रही है। फिर इसी तरह हीटर्स के इस्तेमाल के ऊपर हमारी ठीक है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ तो सुई सदर्न का मामला है, दूसरी तरफ लोगों का भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो गैस की एक तो बचत रखें। लोग चूल्हे जला लेते हैं, हीटर जला जाते हैं, सारा दिन गीजर चल रहे होते हैं 24 आवर्स, जहाँ पर तो वक्त जब हो, ज़रूरत हो तब चलाया कीजिए, उसके हवाले से चीज़ों को बंद रखें। एक और खबर बड़ी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये वायरल है, और आई थिंक सो बिल्कुल ठीक ये आवाम की तरफ से रद्द अमल है। भले उस कंपनी की जानिब से, इसकी हम बात करने वाले, उन्होंने भी एक अपना दिया इस पर, कहते हैं ना, नोटिस बताया कि जी ये पहले से हम लोगों ने ये रिकॉर्ड कर लिया था, ये शूट पहले हो चुका था, इसको हमने स्कल्पचर और अपने स्टूडियो से इसकी हमने कुछ वो एक होती है ना एक सेंस इसके पीछे, वो थीम थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन खैर ये कि मशहूर ब्रांड है और इनके खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया बॉयकॉट की मुहिम हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रही है। इस ब्रांड ने, जिसके कपड़े शायद पाकिस्तान में ही बनते हैं मगर इसका असल ताल्लुक स्पेन से है, यानी कि फैशन
ये ब्रांड है, इसने हालिया अपनी जो इनकी मुहिम थी जिस पर इनको सख्त तनकीद का सामना करना है, उस पर बॉयकॉट ज़ारा की मुहिम के बाद वजाहती बयान जारी किया। कहा कि लोगों को गलतफहमी हुई है, जिस तस्वीर को बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है कि शायद फ़लस्तीनियों का मजाक बनाया गया, दरअसल वो फ़ोटोशूट सितंबर में हो गया था। ये तस्वीर एक मुजस्मा साज के स्टूडियो में ली गई हैं जहाँ कई नामुकम्मल मुजस्मे थे। इसका मकसद कपड़ों की तैयारी के अमल को आर्ट के माहौल से जोड़ना था, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन का इल्ज़ाम है कि शूट गजा में जारी जंग से मिलती जुलती है। ठीक है, और इस पर हम बात करते हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक कपड़ों के मशहूर ब्रांड के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है वो सारफीन बायकॉट की मुहिम कर रहे हैं। क्या वाकई फ़ोटोशूट तस्वीर गज़ा में माओं का मजाक उड़ाना, इल्ज़ाम लगाने के हवाले से क्या कहता है इस्लाम के? किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम हो, कोई चीज़ हो, उसकी तस्दीक ज़रूरी है, या अगर कोई ऐसा हो रहा है तो इस किस्म के बायकॉट ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बातें अलग अलग हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई अपने ब्रांड के लिए वहाँ के शुहदा की, वहाँ के बच्चों की तस्वीर को इस्तेमाल करता है, और ये कि अब वो वहाँ के ज़ख्मी या वहाँ के शुहदा और फिर ये कपड़े इस्तेमाल किए जाएँ, तो फिर ये याद रखें एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का ये इंतहाई भोंडा तरीक़ा है और इंतहाई मज़मूम तरीक़ा है और इंतहाई घटिया और हल्का तरीक़ा है। यकीनन इस पर मुसलमानों का और आम इंसानों का जो रद्द अमल आ रहा है वो रद्द अमल फितरी है और उसी तरह से ही उसका रद्द अमल आएगा। इसलिए अगर तो उसके साथ मुशाबहत है और उसका मामला है कि वो गज़ा के शुहदा की और उनके ब्लड की, खून की, वहाँ के बच्चों की, मैयतों की, कफन, इन चीज़ों की अगर वो इस तरह से मजाक उड़ाने और इस तरह उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर है कि मैंने पहले बता दिया कि इससे ज़्यादा इंतहाई हल्की बात कोई नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये है और उसकी वजाहत भी करनी चाहिए। और बिलफर्ज अगर वो ये कोई तावील करते हैं कि जी वो पहले का था या ये मकसद नहीं था या ये मकसद था, तो भी अगर इस तरह की मुशाबहत हो रही है तो उस मुशाबहत को भी इख्तियार करना इंतहाई गलत है और उनको इससे एहतराज करना ज़रूरी है। ये तो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है और इंतहाई हल्केपन और घटियापन की दलील है। एक बात तो ये है। दूसरे नंबर पर बाइकॉट की जहाँ तक बात है तो हम समझते हैं कि इजरायली कंपनियों की और उनकी तमाम इजादात का बाइकॉट होना चाहिए, मुअस्सिर बाइकॉट होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में आम मुसलमानों ने इंतहाई मुअस्सिर बाइकॉट शुरू किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये पहली मर्तबा इस तरह का बाइकॉट हो रहा है और इसको ज़रूर कामयाब होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये नुक्ता ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। बाज़ जगहों पर कुछ मुसलमान ताजिरों ने कुछ अशिया खरीद कर उनकी पेमेंटें कर रखी हैं, तो ये भी देखना चाहिए कि कहीं उस बाइकॉट से हमारे अपने बिरादरान इस्लाम, बिजनेस कम्युनिटी, ताजिरों का नुकसान ना हो। इसमें ताजिरों तो को भी मुफ्ती साहब ये भी कहा जाता है ये जो ब्रांड है ज़ारा, ये बेसिकली तो स्पेन से, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चीज़ें तैयार की जाती हैं। यहाँ पर फैक्ट्रीज से वो जाती हैं, मोहर तो उनकी होती है, लेकिन यहाँ पर लेबर भी है, यहाँ पर लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं और साल से कर रहे हैं। तो क्या इस ब्रांड का इस तरह बायकॉट होना पाकिस्तान में मजदूर और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी नुकसान नहीं होगा? एक ये भी पैरेलल जवाज़ है। बात ये, इनका जो मामला है वो तो बिल्कुल ही मखसूस है, जैसा कि आपने शुरू के अंदर भी कह दिया। इनका मामला तो दूसरा है क्योंकि इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की है और उसमें जिस तरह से शुहदा का आपने जिस तरह कहा, और जैसे एक बात जहन के अंदर आती है कि वो एक तरह से मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इनका मामला तो अलग है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ कि मुअस्सर बाइकॉट होना चाहिए, ताहम इसमें ताजर बिरादरी को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दो बातें। तीसरी बात, मुसलमान ताजिरों को इस वक्त आगे बढ़ने का टाइम है कि वो अल्टरनेट और मुतबादिल फराहम करें और सही और अच्छा, और अगर ग़िज़ाइयत वाली अशिया और मशरूबात वगैरह हैं तो वो ग़िज़ाइयत की क्वालिटी और मेयार के मुताबिक फराहम करें। और इस सिलसिले में अल्टरनेट पेश करने के लिए हुकूमतों को भी, खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी और हमारे ताजिर बिरादरी, बिरादरान इस्लाम का ताउन करना। बिल्कुल जाहिर है हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है ऐसा करना, बिल्कुल आपने वजह फरमाया और इस पर आपका शुक्रिया भी अदा करूंगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए आप ये भोंडा मजाक नहीं कर सकते, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव मैटर्स होते हैं, बड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है। कैसे मुमकिन है जी पहले था और अब हो गया, आपको ख्याल करना चाहिए था। ये असल में मसला ये है कि इंसानियत सबसे पहले और उसके बाद सारी चीज़ें। अगर आप इंसानियत से आरी हो गए तो इस किस्म के वाक़यात वो आप करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग अस।
आउट ऑफ कंट्रोल है दुनिया बोल है तेरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक और खबर शामिल करते हैं। बड़ी अच्छी खबर है कि लाहौर की तारीख में तैनात होने वाली पहली खातून चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अम्मारा अतर ट्रैफिक के मसाइल समेत दीगर अहम मामलात से निपटने के लिए पुरज़्म है और अब सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ वर्जी करने पर चालान किए जाएंगे। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद जानते हैं खुरम मलिक से, जो इस वक्त नई CTO लाहौर अम्मारा अतर के हमरा मौजूद हैं। जी खुरम। अच्छा, बिल्कुल पहली नई तैनात होने वाली खातून SSP CTO लाहौर जो तैनात हुई हैं अम्मारा अतर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि बहुत चैलेंजेस हैं और अब तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा बेहंगम चल रही थी और मैडम किस तरह इसको जो है वो टैकल करेंगी। मैडम पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, पहली खातून है और आपको पहले भी बड़े एजाज़ जो है वो मिल चुके हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है, स्मोक भी है और दीगर चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह इन चैलेंजेस को जो है वो पूरा करेंगी? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये कि राइटली कहा, आजकल चैलेंजेस जो हैं वो बिल्कुल हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है लाहौर वो बिल्कुल तैयार है और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी, इन चैलेंजेस का सलूशन के लिए भी, और वी आर ऑल रेडी एंड वी आर ऑल देयर टू हेल्प द सिटीजन्स। वन, सेकेंडली हम इस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बड़ी ही अच्छी और बड़ी प्रोफेशनली साउंड ट्रैफिक पुलिस है हमारी लाहौर की। ऑल ट्रैफिक वार्डन्स आर फुली मोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंड हैं, बड़ी प्रोफेशनली काम करते हैं और बड़ी अच्छे तरीके से रोड्स को संभालते हैं। जहाँ तक है ना चैलेंज की बात कि ये हमें क्यों अब आजकल जो है ये फ़ील हो रहा है कि थोड़ी सी कम ऑर्गेनाइज्ड है, वो उसकी वजह ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ मुकामात पे सड़कें जो हैं वो ड्राइवर्स को अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त लाहौर में, आपको पता है, आपने देखा होगा बंद रोड जिस तरह बंद हो चुकी हुई है, तो अब बंद रोड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो सारा जो हमारे पास ट्रैफिक का बर्डन है वो हमारे पास इधर इस रोड पे आ चुका हुआ है। तो हमारे पास ये एक इशू है कि हम लोग ट्रैफिक के फ़्लो को स्मूथ कैसे रखें, ट्रैफिक सिग्नल्स पे लोग जो हैं वो कम से कम वेट कैसे करें, एक ये हमारा चैलेंज है। दूसरा जो है, आपने जिस तरह देखा होगा हमारे पास ट्रैफिक के लाइसेंसेस का इशू है। लाइसेंसिंग जो है वो हमारी ऑलरेडी भी अवेलेबल थी और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे ट्रैफिक सेंटर्स पे आते थे, लेकिन जिस तादाद में अब आना शुरू हुए हैं उस तरह से पहले नहीं था। आपने देखा है कि बिल्कुल हंड्रेड्स ऑफ पीपल हर सेंटर के ऊपर अवेलेबल हैं जो ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, खुशाइन बात है, लेकिन क्योंकि वो इतने सालों का बैकलॉग है, इतने सालों से वो उन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाए हुए थे, लेकिन अब जो क्रैकडाउन हुआ है उसकी वजह से वो सारे बनवाना चाह रहे हैं। उसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज के ऊपर वो थोड़ा सा प्रेशर है, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम सर्विस हर एक को दे देते हैं, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उसमें लाइसेंस लेके ना जाए, लेकिन इंतज़ार का टाइम जो है वो ज़्यादा है, 2-2, 3-3 घंटे भी लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है और उसमें ट्रैफिक की तरफ से नहीं, लेकिन वो क्यों ही हमारी इतनी लंबी है, लोगों की तादाद ही इतनी ज़्यादा है कि वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ चुका हुआ है। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, क्रैकडाउन तो शुरू कर दिया, लेकिन अब डेफिनेटली लाइसेंस भी जो लोग बना रहे हैं, सेंटर्स भी आपने मज़ीद इजाफा कर दिया है, आप क्या समझती हैं कि मज़ीद नरमी की ज़रूरत है कि जितनी नरमी आवाम को दी जा रही है लाइसेंस के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है पहले ही? देखें, मेरी तो होगी कि हम शहरियों को बेसिकली पेन देना या डिस्कम्फर्ट में डालना इशू नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि शहरियों को कोई तंगी हो, और ये हमारी ना नीयत है, ना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, ना हमारा ये कोई टारगेट है। हाँ, ये ज़रूर है कि कवानीन जो हैं उनकी पासदारी हो। फिर कुछ शहरी जो हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जी हेलमेट पहननी चाहिए, लेकिन फिर वो हेलमेट नहीं पहनते। मज़े की बात यह है कि वो हेलमेट पहनते नहीं हैं, लेकिन अपने साथ वो मोटरसाइकिल पे उनके पड़ा ज़रूर होता है, तो वो लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं वो करते। जहाँ पे वो पुलिस वाला देखते हैं वहाँ पे वो हेलमेट पहन लेते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि खाली आप उस वक्त पहनने जब पुलिस वाला हो। हम तो चाहते हैं आप इसलिए पहने कि आपकी कोई हेड इंजरी ना हो जाए, आप सेफ़ रहें रोड्स के ऊपर, खुदा न ख्वास्ता आप नीचे गिरें तो आपको कोई चोट ना लगे। तो ये नीयत की सारी बात है। हम लोगों की नीयत जो है वो बिल्कुल उनको डिस्कम्फर्ट और पेन देने की नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर देयर ओन सेफ्टी कि उनको कवानीन को फॉलो करना चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो और बाकी जो ड्राइवर्स उनके इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी आसानी हो।
अच्छा मैडम बताइएगा, सरकारी अफसरान के भी चालान किए जाएंगे अब? इसमें बिल्कुल हम एक्शन ले रहे हैं। हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स जो हेलमेट्स नहीं पहन रहे, उनके अगेंस्ट जो है वो भी एक्शन लिया जा रहा है और बहुत सारी हमने FIRs भी रजिस्टर की हैं पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट। मैडम एज ए CTO क्या पैगाम देती हैं, वालिदैन से क्या दरख्वास्त करती हैं और क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल आपने अच्छा किया ये पूछा। मेरी तरफ से तमाम पेरेंट्स को, तमाम टीचर्स को, साथिज़ा जितने भी स्कूल्स में हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ जो ट्रैफ़िक के कवानीन हैं इनके बारे में हमारे बच्चों को फुली अवेयर होना चाहिए, आगाह होना चाहिए। और उनकी जो 16 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में क्लास 8th और 9th के स्टूडेंट्स जो हैं वो जब सड़क पे जाते हैं गाड़ी लेके, वो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को डिस्करेज करना चाहिए, वो टीचर्स को डिस्करेज करना चाहिए कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें कि मैं तो सिर्फ 14 साल का हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है। ये आपको सोचने की बात है कि इस इमेच्योर एज में, इस एज में जिसमें बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसमें एक दूसरे से रेस लगाते हैं और एक दूसरे से मुकाबलाबाजी होती है रोड के ऊपर, इस एज में बच्चों को आप जब गाड़ी दे देते हैं तो आप उनका नुकसान कर रहे होते हैं और इर्द गिर्द वाले लोगों का भी नुकसान कर रहे होते हैं। तो इससे आप जो है वो परहेज़ करें, बच्चों को समझाएं, उनको अपने घरों में ही अगर आप समझा देंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। अच्छा बिल्कुल, CTO लाहौर मैडम अमारा अतर हमारे साथ मौजूद थी, जिनका यही पैगाम है कि वालिदैन से भी दरख्वास्त की है और यही कह रही हैं कि वालिदैन को भी चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करवाएं और जिस तरह लाइसेंस में नरमी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया खुरम मलिक कर रहे थे। तो CTO का पैगाम लाहौर वालों सुन लो कि आपको एक एहतियात करना है, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस है, तीसरा रोड पर जो ट्रैफिक है, लाइन और लेन, उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लाइफ में कुछ और चीज़ों का ख्याल भी बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त हम बात करेंगे कि इस वक्त सितारे क्या कहते हैं, जायचे क्या कहते हैं और मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर क्या मामलात आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं। आज अजीम जाफरी साहब मुदस्सिर में ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने सोचा अजीम जाफरी के साथ ये जानेंगे, लेकिन ये है कि आज कुछ और सवालात भी ना किए जाएं कि वो ये सवालात हों कि रंगों के ऊपर, समत के ऊपर, दिन और टाइम के ऊपर भी ये लोगों का बहुत होता है कि अच्छा सितारे क्या करें, लेकिन तयन करना भी किसी भी नाज़रीन एक बात तो मुदस्सिर यकीन नहीं करते, जो रंगों, कपड़ों और दिनों और वक्त की बात करें ना, ये कोई यकीन नहीं करते। खैर अजीम जाफरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को जो बिल्कुल यकीन नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने शो में। अजीम साहब कैसे आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जरा मुदस्सिर को जवाब दें आप। देखिए आप मुझे ये कह रही है कटहरे में अजीम साहब खड़े करके कह रही हैं कि करते, देखें एक चीज़ होती है कि हर चीज़ पर यकीन किया जाना, एक चीज़ है कि कोई चीज़ है तो उसको आप खुद भी तो परखेंगे ना, तो उसके बाद ही ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो मिन्नोन अमल उस पर कर लिया जाए। क्यों अजीम साहब? आप बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, मैं सैरिश के एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में, चांद सूरज और सितारे अपने मुकर्ररा दायरे पे। अच्छा अजीम साहब, गुजारिश ये है कि आप थोड़ा सा अपने हल्का सा लेफ्ट पे होइएगा ताकि फ्रेम आपका ठीक से नहीं आ रहा, चेहरा आपका बिल्कुल माइनर सा, ये बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। अब आप देखें ना पूरे दिख रहे हैं सबको। अच्छा, चांद, अल्लाह ताला ने फरमाया चांद सूरज और सितारे अपने मुकर्ररा दायरे पे चल रहे हैं, अक्ल वालों के लिए निशानियां। इसमें कोई मुसलमानों के लिए निशानियां, आम आदमी के लिए निशानियां नहीं कहीं, अकल वालों के लिए निशानियां, मतलब जो अकल रखते हैं। अब जब अकल ही नहीं होगी, ठीक है ना, कहीं भी उठे पान की पीक थूक दी, कहीं भी उठे उसको बस स्टैंड को जला दिया हादसे में, तो वो तो जाहिल झपाट है, तो ये इल्म ही नहीं है, ये तो इल्म बादशाहों का इल्म है, ठीक है ना। दरबार में नजूमी को बुलाया, बादशाह ने पूछा, ये तो बड़ा एक हाई फाई सिस्टम है, वो हम फंस इधर गए सिस्टम में। तो ये ऐसा नहीं है जैसा आप आम आदमी समझता है ना, वो उसको एक मतलब क्या कहो, एक लॉबी है, उसने इसको इस पे आने ही नहीं देना। अगर वो आ गए, आप इल्म की तरफ ज्यादा बढ़ गए, तो आप तो चांद पे पहुंच जाएंगे, तो आपको उसी पे रखो। नहीं ये शिर्क है, ये बिद्दत है, ये हराम है, इसमें उलझाए रखो, ठीक है। हम चाहे चांद पे पहुंच जाएं, कहीं पहुंच जाएं, वो इल्म से वो कहीं पहुंच जाएंगे, एक लंबी डिबेट हो जाएगी। अच्छा, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। अब मुझे देखें, कभी भी ये नहीं रहा कि 23 करोड़ आवाम है तो 23 के 23 माने। मैं कहता हूँ यार, उसमें से 23 लाख क्या 23,000 भी हो जाए ना,
उनकी जिंदगियां तो बेहतर हो जाएंगी और अल्लाह का शुक्र मैं अपना काम करता रहता हूँ। अब देखिए होता क्या है, अभी आप ट्रैफिक के मौजू में बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे दोनों, तो उसमें मैं सुन रहा कि वो जज्बात में आ जाते हैं जवान, ठीक है ना, जज्बाती हो गए, रैश ड्राइविंग पे आ जाते हो, तुम मुझसे आगे निकला मैं और चलाऊंगा, धाड़ करके मार दी। नंबर 1, ये क्यों होता है? जब आपके घर में नॉर्थ में अगर कोई वाटर एलिमेंट है, मिसाल के तौर पे आप कंपास खोलें, कंपास में घर पे देखें नॉर्थ किधर है, या आप जब किबले की तरफ होते हैं, जब राइट पे होते हैं तो नॉर्थ होता है आपके, जब राइट पे सलाम करते हैं। आसान निशानियां बता रहा हूं हमारी पब्लिक के लिए। नॉर्थ पे अगर सपोज आपका वाटर एलिमेंट लाइक फ्रिज, कोई वाटर कूलर, ठीक है, कोई वाटर टैंक, कोई सेप्टिक टैंक, कोई इस तरह की कोई चीज आ गई है, तो समझ लें कि आप बहुत जज्बाती हो जाएंगे। हल्की सी कोई बात कह दी तो बेगम रोना शुरू, बच्चे को कह दिया तो बच्चा दरवाजा बंद करके ओ भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ दोस्तों में, ये इश्यूज आएंगे। शौहर साहब और दाल लड़ाई करके प्लेट फेंक देंगे खाते हुए, ये क्या नमक ज्यादा है इसमें, ठीक है। जज्बात को खत्म करना है तो नॉर्थ में से वाटर एलिमेंट को बहुत कम कर दें आप, यानी पानी की जो वाटर टैंक है, जो फ्रिज, वाटर कूलर, वो नॉर्थ में नहीं होना चाहिए आपके। हाँ, शुड बी नॉट अ नॉर्थ एरिया ऑफ योर हाउस, ठीक है, सही, नॉर्थ से उसको बिल्कुल गायब कर। अच्छा अब मुझे एक अच्छा चलिए आप पहले बता दीजिए, उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले आप पहले आप लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट बताएं। ये अभी हम लोग ये सारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ इस पर हम अक्सर बात करते रहे हैं। मैं असल में चाह रही थी कि आप इस पर गाहे बगाहे साथ साथ भले बताते भी रहिएगा, लेकिन कलर्स का, रंगों का कितना असर होता है। कुछ लोग काला रंग बिल्कुल नहीं पहनते, उन्हें लगता है कि हमें सूट नहीं करता, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, या फिर हम किसी परेशानी में आ जाते हैं तो हम ब्लैक कलर को अवॉइड करते हैं। कुछ लोगों का लिबास ही सफेद या काला होता है, वो उसके अलावा कोई रंग नहीं पहनते हैं। तो इन कलर्स का हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है? कुछ लोग लाल रंग नहीं पहनते। चलें, आपको मैं इससे ही जोड़ देता हूँ कलर से भी। अब नॉर्थ पे पानी आ गया, ठीक है, तो हमने नॉर्थ पे व्हाइट कलर का, इवन के सपोज आपका कुछ भी नहीं रखा, वहां पर किचन ही नहीं है तो फ्रिज भी नहीं है, वाटर कूलर भी नहीं है, ठीक है, आपका ड्राइंग रूम या बेडरूम है, आपने व्हाइट कर्टन अगर डाल दिए तो व्हाइट कर्टन आप रिमूव कर दें। अच्छा, ठीक है, नंबर 1। अभी आपके सवाल पे भी आ रहा हूं मगर इसको मैं इससे जोड़ रहा हूं। अच्छा, अब साउथ होता है घर के एक डायरेक्शन, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट होगा साउथ। साउथ में कभी लोगों ने अक्सर कोई रेड वॉल की होती है, रेड कर्टन लगाए होते हैं, ठीक है, कोई रेड लैंप चल रहा है उनके घर में, रेड सोफे रखें, वो आपको जज्बात, वो नॉर्थ ने जज्बात क्रिएट किया और साउथ में रेड चीज ने आपको फ्लेयर अप किया। किसी भी चीज में एकदम गुस्सा आ जाना, आपको बात हो रही है किसी की, आपस में 4 बंदे लड़ पड़े, मियाँ बीवी या बच्चे किसी बात पे, किसकी जी, वो खाला के घर की बात हो रही थी, नहीं आपको नहीं पता, हम सही कह रहे हैं, आपको नहीं पता, ये होता है इशूज। यही वो चीज वो फिर जब घर से बाहर लेके निकलता है तो वो चाहता है मैं 2 को मोटरसाइकिल वाले को रगड़ा दूं और पुलिस वाले से उतर के बदतमीजी करूं, क्योंकि उसका साउथ एक्टिवेट हुआ हुआ है। उसको तो आपने फायर को मजीद फायर दे दिया है, वो वैसी साउथ फायर है, उसको आपने और फायर पीली दिखा के कर दिया। तो एक कलर पे बात आ गई। अब आ जाए, आपका ये सवाल है जी ये ब्लैक नहीं पहनते, वो कहते, देखिए आपका एक बना हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप में बनते 12 घर, 12 घर में 6, 8, 12 का जो होगा उसका कलर आपने अवॉइड करना है। अच्छा, यू गॉट माय पॉइंट। 6, 8 एंड 12th हाउस को आपने कलर को अवॉइड करना है। अब आपके जहन में आएगा 6, 8, 12 क्या, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बना, इससे आपका नेटल चार्ट बन गया। नेटल चार्ट में 6ठा खाना, 8वां खाना, 12वें खाने में जो आ रहा है, सपोज आपके 12वें खाने में एरीज आ रहा है तो एरीज का कलर रेड है, आपको रेड सूट नहीं करेगा। आपके 6th हाउस में ग्रीन आ रहा है, आपको ग्रीन नहीं करेगा। आपके 8th हाउस में रेड या मैरून आ रहा है, वो आपको नहीं करेगा। 3 कलर आपने एरीज टॉरस वालों ने अवॉइड करने। ऐसे एरीज वालों ने ग्रीन अवॉइड करना है, जिनका असेंडेंट या मून साइन है, एरीज का ग्रीन अवॉइड करना है, ठीक है, येलो अवॉइड करना है और मैरून रेड अवॉइड करना है। सभी स्टार्स का बता दें कि हमें कौन कौन से कलर्स अवॉइड करने हैं, सभी स्टार्स को। और इतने अच्छे कलर आप अवॉइड करवा रहे हैं लोगों के तो आजकल सर्दियों में डार्क कलर वैसे मजे के लगते हैं। नहीं, बात देखें, बात मैं ये कहता हूँ कि 2 घंटे का अच्छा लगने से बेहतर है कि वो आप कपल एक लड़ाई करता हुआ शादी में से उठ कर आ रहा है और वो 6 दिन लड़ाई चल रही है, तो भाई ऐसा कलर ना पहनो, ठीक है। मगर कभी कभी पहन भी सकते हैं, हाँ, ऐसे ही ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट वो भी नहीं, आप पहने ही ना जिंदगी में, पहन सकते हैं कभी कभी। अच्छा, हमारे एरीज का हो गया, टॉरस का हो गया, ठीक है ना, टॉरस का भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा, अब आ जाए आप जेमिनाई पे। जेमिनाई में
टर्कवाइज कलर, ठीक है ना, वो अवॉइड करना है, नंबर 1। नंबर 2, मैरून भी अवॉइड करना है, सॉरी मैरून नहीं, ब्लैक अवॉइड करना है जेमिनाई वालों ने, सही, ठीक है। मैरून, हाँ, टर्कवाइज वो, और क्या कहते हैं, मैरून भी बल्कि अवॉइड करें क्योंकि उनका 6th हाउस का है, बेशक 11th का भी है मगर मैरून में कभी कभी पहन सकते हैं, रेड में, ठीक है। कैंसर वालों को चाहिए ग्रीन अवॉइड करें, येलो अवॉइड करें, ठीक है, और ये पर्पल कलर होता है ना, लेवेंडर पर्पल, ये अवॉइड करें। अच्छा, उसके बाद आ जाए लियो पे। लियो वाले सबसे पहले वाइट अवॉइड करें, ठीक है, उसके बाद ब्लैक अवॉइड करें, और उसके बाद ब्राउन अवॉइड करें। अच्छा, अब आ जाए विर्गो वालों पे, जिनका मून साइन या असेंडेंट विर्गो है, वो ऑफ वाइट, क्रीम, बेज कलर अवॉइड करें, और उसके बाद वो अवॉइड करें ब्लैक, पर्पल अवॉइड करें, और उसके बाद रेड अवॉइड करें, ठीक है। ये विर्गो। लिब्रा वाले जो हैं वो ग्रीन अवॉइड करें, और ब्राउन अवॉइड करें, और टर्कवाइज कलर अवॉइड करें। टर्कवाइज हो गया या जैसे हल्का नीला आसमानी सा, ये अवॉइड करें। अच्छा, उसके बाद स्कॉर्पियो वाले हो गए, वो पिंक कलर अवॉइड करें, ठीक है। उसके बाद वो करें वाइट, रेड कलर, और उसके बाद ग्रीन कलर। 6, 8, 12 मैंने आज ग्रीन पहन लिया है, मेरा स्टार स्कॉर्पियो है। हो जाता है, ऐसे कोई वो नहीं है, महीने में 1-2 दफा पहन लिया, खैर है। अच्छा, उसके बाद आगे सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस ब्राउन, येलोइश, सॉरी रेड अवॉइड करें, उसके बाद स्काई ब्लू या टर्कवाइज अवॉइड करें, उसके बाद वाइट अवॉइड करें। ये सेजिटेरियस हो गए। कैप्रिकॉर्न वाले येलो अवॉइड करें, ग्रीन अवॉइड करें, ठीक है, और बेज कलर, ऑरेंज कलर, ठीक है ना, ये अवॉइड करें। एक्वेरियस वाले पर्पल पहन सकते हैं मगर ग्रे अवॉइड करें। ग्रे या बल्कि थोड़ा बहुत ब्लैक भी अवॉइड ही करें, पहन सकते हैं मगर मैं चाह रहा हूँ अवॉइड करें। उसके बाद उनको चाहिए ग्रीन, सॉरी वाइट अवॉइड करें, वाइट के बाद ग्रीन अवॉइड करें। लास्ट में है पाइसेस वाले। पाइसेस वालों को चाहिए पर्पल अवॉइड करें, ठीक है, और क्या कहते हैं वाइट सॉरी इसके जो होता है ये ऑरेंज और बेज कलर अवॉइड करें, और उसके बाद पिंक अवॉइड करें। वैसे अजीम साहब, जो लोग पहनते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भी को कहता है मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरे साथ कुछ मतलब अच्छा नहीं होता, कुछ पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव ही होता है, ये वाकई इसके असरात होते हैं? मतलब अगर आप ज्यादा पहनते हो? नहीं, ज्यादा पहनने से होंगे, क्योंकि आप ज्यादा पहन के, आप सपोज एक के लिए ब्लैक वो है अच्छा नहीं है, उसके फेवरेबल हाउस का नहीं है, 6, 8, 12 हाउस का, उसको आप पहने जा रहे हैं, तो आप उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, मगर जब आप कभी कभार पहने तो वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसे हम कहते हैं ना। और ये अजीम साहब, सर्द मौसम और गर्द मौसम में कोई इसका तो फर्क नहीं है क्या पहन रहे हैं? फिर दूसरा, मर्द और औरत जो आपने अवॉइड करने के लिए कहा है, वो सबके लिए यकसा? हाँ, है तो सबके लिए यकसा, और आपको पता है फिर वो सर्दियों में कलर ही एक ले दे के रह जाता है, ब्लैक। अच्छा, ब्लैक तो ना मेरा ख्याल है कि ऑल टाइम फेवरेट है मोस्टली लोगों का। बड़े लिमिटेड, वैसे भी ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। बता दो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए, अगर ब्लैक किसी के लिए अच्छा नहीं है, मगर वो कह रहा है नहीं मैंने तो ब्लैक ही पहनना है जी, मैंने तो दूल्हा ब्लैक शलवारी में ही पहनना है, बन के शेरवानी पहननी है तो ब्लैक ही पहननी है, तो भाई उसको चाहिए कि वो काली चीज का डोनेट, सदका दिया करे ना। अच्छा। मैक्सिमम, जैसे काला कपड़ा, चाय की पत्ती, ठीक है, काले माश, काले चने, इस तरह की कोई ब्लैक, काली मुर्गी, वो डोनेट, काला बकरा, थोड़ा महंगा सदका कर देना। ये काला बकरा तो ये मैं क्या नाम लूं, बस उन लोग, एक तबका है हमारे यहाँ, उन्होंने वो अब हलाल करके ना वो काले बकरे का लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। भाई वो काली स्किन होती है, अंदर से रेड ब्लड होता है, रेड उसका मीट होता है, जो भी होता है, ये ग्रामर क्रिएट किया गया आपको, भाई वो काले बकरे का सदका, ठीक है, काले बकरे का, भाई वो उल्लू का खून का, ये सब पागल जाहिलों वाली बातें ना, वो लोगों को इल्म तो आता है, तो वो इस पे बैठ गए। चले अजीम साहब, आपने बहुत कुछ समझा दिया, वाकई इस पर जिन्होंने अमल करना है, बताइए, बड़ी एक अलग सी चीज थी जो कि मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। बहुत शुक्रिया अजीम साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद रहे। इसके सिर्फ वक्त अब खत्म हो गया है।
अब हमें नाजरीन से इजाज़त लेनी है और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुदस्सिर को मैंने थोड़ी देर के लिए जरा साइड पे किया, अब आ गए हैं सामने। मैं तो वैसे ही साइड पे कर देते हैं ना, एक तो साइड पे कर दिया और मेरा साइड ऐसा का कोई नजर भी मकसद आ नहीं रहा है, है। देखिए मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, नहीं आओ आप साथ ही हैं जनाब। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।